हेलो एवरीवन, मैं हूं सोलो एक्सप्लेनर। अब आप सब मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब के चैनल डीमोनेटाइज हो गए हैं और मैं अभी अकेला बचा हूं। अब अगर मुझे अपने चैनल को बचाना है तो मुझे अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा। इसीलिए अब से मैं अपनी वीडियोस में अपना फेस भी ऐड करूंगा। मुझे पता है शायद आप लोगों को यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। आई एम रियली सॉरी। एनीवे, चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या होगा अगर आपको यह पता चले कि जिसे आप अपने पिता से भी बढ़कर मानते थे, उसी ने आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिंदा रखा था। जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आखिर में आपको धोखा देकर अपना मकसद पूरा किया और फिर आपको मार डाला। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के साथ हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह है, क्या वह इस बार अपने पिता के हाथों फिर से मारा जाएगा या सच का पता लगाकर उनसे बदला ले पाएगा। आखिर ऐसा कौन सा स्वार्थ था, किस मकसद से उसे मार दिया गया था। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बर्फ से ढके बैटलफील्ड के बीच लाशों के ढेर पर एक लंबा सा फिगर खड़ा था। उसके शरीर से निकलती किलिंग ऑरा इतनी भारी थी कि पीछे अभी एंटर हुआ इंसान भी बिना मुड़े महसूस कर लिया। बूढ़े आदमी ने साइड में देखते हुए ठंडे टोन में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? वह हल्का सा रुका, फिर बोला, तुम्हें तो ईस्ट में आर्मी लीड करनी थी। सामने खड़े युवक ने सिर झुका लिया, मुट्ठी कस ली और दांत भींचकर धीरे से बोला, मैं आपको हराने आया हूं। यह सुनकर उसके सामने खड़ा आदमी, जिसे वह फादर कहता था, हल्का सा मुस्कुराया। होंठों पर तिरस्कार साफ था। उसकी लाल आंखें शांत थीं, जैसे सब पहले से पता हो। उसने आराम से खून लगी तलवार बाहर निकाली। बेटे ने गुस्से से कहा, आपने मेरी आर्मी को BAIT बनाया, सही? आदमी ने बिना झिझक कहा, हाँ। फिर ठंडी आवाज में बोला, बिना विंग्स वालों का काम यही होता है। उसने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, मेरे भोले बेटे। ये सुनते ही आस एल्माइन की आंखों में आग भड़क उठी। एल्माइन फैमिली कॉन्टिनेंट की सबसे खतरनाक वॉर गॉड लाइनेज, जिसका काम रॉयल फैमिली की रक्षा करना था। इस घर का हेड रेडरिक एल्माइन पूरे नेशन में सुप्रीम पावर रखने वाला अकेला इंसान था। आस को याद आया, कभी यही आदमी उसे बर्फीले तूफान में मरने से बचाकर लाया था। उस एहसान के बदले उसने हर आदेश माना, हर खून से भरे युद्ध में कूद पड़ा। लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। उसके भाई उसे हमेशा नीचा दिखाते, कहते कि जिसके पीठ पर विंग्स नहीं हैं, उसे सिर उठाने का हक नहीं, क्योंकि विंग सील ही मैजिक पावर का सोर्स था। जितने ज्यादा विंग्स उतनी ज्यादा ताकत। और क्योंकि आस के पास एक भी विंग नहीं था, उसे विंगलेस कहा जाता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तलवार को ही अपनी दुनिया बना लिया, शरीर को ही हथियार बनाया, दिन रात ट्रेनिंग करता रहा, बस इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी मेहनत की वैल्यू होगी। अपनी मेहनत से उसने ऐसे साथियों को पाया जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन उसी वक्त एक ट्री के पीछे छिपे सोल्जर को अचानक खतरे का एहसास हुआ और फिर सच्चाई सामने आ गई। पूरी आर्मी एक प्लान्ड एम्बुश में फंस चुकी थी। यह देखकर आस के दिमाग में दर्दनाक यादें दौड़ गईं और वह चिल्लाया, यही इनाम था मेरी लॉयल्टी का। लेकिन सामने से सिर्फ ठंडी नजर मिली। रेडरिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम एक टूल थे। फिर बोला, काम खत्म, अब हट जाओ। यह सुनकर आस के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। वह पागलों की तरह आगे दौड़ा, तलवार उठाकर चिल्लाया, फादर, और पूरी ताकत से स्पिनिंग स्लैश मारा। तेज ब्लेड रेडरिक की गर्दन को हल्का सा छू गया और खून की पतली लाइन निकल आई। पहली बार उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदला, लेकिन अगले ही पल चमकती लाल मैजिकल चेन अचानक हवा से निकलकर आस को जकड़ गई। उसके अपने भाई उस पर अटैक कर चुके थे। जंजीरों में बंधा होने के बावजूद वह तलवार घुमाता रहा, कई हमलावरों को काट गिराया, लेकिन चेन और कसती गई। उसके मुंह से खून निकल आया, दर्द बढ़ता गया, फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। तभी उसके एक भाई ने हंसकर कहा, अब भी नहीं समझे? फिर बोला, विंगलेस, हमेशा विंगलेस। और आखिर में फादर और उसके दो भाई तीनों घमंड से उसे देखते रहे, जबकि आस बर्फ में गिरा हुआ था। तभी एक और भाई तिरस्कार से हंस पड़ा और बोला, यही जगह है तेरी, जमीन पर रेंगना। बर्फ में हाथ दबाकर आस ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मुझे फेंकना ही था तो अपनाया क्यों? रेडरिक धीरे से झुका, उसकी आंखों में ठंडी बेरुखी थी। उसने कहा, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं थी। उसने अचानक आस के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर खींच लिया ताकि वह उसकी तिरस्कार भरी नजरों में सीधे देखे। फिर पास झुककर असली सच्चाई फुसफुसाई, मुझे चाहिए था तुम्हारे अंदर सो रही 7 विंग्स की ताकत। यह सुनते ही आस की आंखें सदमे से फैल गईं। वह बमुश्किल बोल पाया, 7 विंग्स? रेडरिक की क्रूर मुस्कान और गहरी हो गई। वह ठंडे गर्व से बोला, तुम्हारी माँ काफी काम की थी। फिर बिना शर्म के हंसते हुए बोला, उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए जन्म दिया क्योंकि मुझे वह सीड चाहिए था। आस के दिमाग में सब कुछ टूट गया। आखिरी याद उसे यही थी कि वह चीखते हुए जवाब मांग रहा था, क्यों फादर?
लेकिन जवाब की जगह ठंडी तलवारें उसके शरीर में उतरती गईं। दर्द के बीच उसकी चेतना धीरे धीरे बुझने लगी। शरीर से गर्मी खत्म हो गई और उसके हाथ बर्फ में धंसते चले गए। उस आखिरी पल में उसके मन में बस एक सवाल था, क्या यही उसका अंत है? अगर हाँ, तो उसकी पूरी जिंदगी का मतलब क्या था? तभी अचानक एक हल्की नरम सी गर्माहट ने उसे घेर लिया। एक पल के लिए उसे लगा शायद वह आफ्टर लाइफ में पहुंच गया है, लेकिन फिर समझ आया यह तो गिरती हुई बर्फ है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बाहों में पकड़े हुए है, अजनबी। गर्माहट मगर अजीब सी नरमी के साथ। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। यह सपना नहीं था, यह सच था। उलझन में उसने सोचा, मैं कहाँ हूं? उसके ऊपर बर्फ गिर रही थी। तभी उसे अपने शरीर की अजीब छोटी सी बनावट का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और हैरान रह गया। ये हाथ इतने छोटे क्यों हैं? उसने ध्यान से देखा। ये सिर्फ मिलते जुलते नहीं थे, ये तो एक नवजात बच्चे के हाथ थे और वह सच में किसी की बाहों में था। उसने उस औरत की तरफ देखा जो उसे पकड़े थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे अभी अभी उसकी सांस थम गई हो। आस के मन में सवाल उठा, क्या वह मर चुकी है? तभी अचानक एक अजनबी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई आदेश दे रहा हो, उसे ढूंढो। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक विजन चमका। कुछ नाइट्स बर्फीले तूफान में घोड़े दौड़ाते हुए चिल्ला रहे थे, वह दूर नहीं गई होगी। एक ने जोर से कहा, ड्यूक रेडरिक का आदेश है, बच्चे को हर हाल में वापस लाओ। विजन अचानक खत्म हो गया। आस स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। वह वहीं पड़ा रहा, बर्फ लगातार गिरती रही। तभी अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा जब उसने उस नाम को याद किया, ड्यूक रेडरिक। डर की सच्चाई उस पर टूट पड़ी। जो लोग उस नवजात को ढूंढ रहे थे, असल में वे उसे ही ढूंढ रहे थे। उसी पल उसे याद आया, एक भयंकर बर्फीली रात जब उसे पहली बार पाया गया था। उसके दिमाग में एक खतरनाक शक उभरा, क्या वह अतीत में लौट आया है? उसने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी चमकने लगी, जैसे कोई सिस्टम जग रहा हो। वह अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसने फिलहाल इस सवाल को साइड में रख दिया और सामने के खतरे पर ध्यान दिया। एक बात साफ थी, अगर वह वहीं रहा तो फिर से उस क्रूर ड्यूक के हाथों में चला जाएगा। एक अनुभवी योद्धा की जिद के साथ उसने अपने नाजुक नवजात शरीर को मजबूर किया कि वह उस औरत की ठंडी बाहों से बाहर निकले जिसने अपनी आखिरी गर्माहट खो दी थी। तभी अचानक उसके अंदर से सुनहरी ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, जैसे भागने की उसकी जिद को ताकत मिल गई हो। उसके छोटे हाथ जहां भी बर्फ को छूते मोटी बर्फ पिघल जाती, लेकिन नवजात का शरीर जल्दी ही अपनी सीमा पर पहुंच गया। वह बर्फ में गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी होने लगीं, सीना जोर जोर से उठने लगा। कड़ाके की ठंड के बीच उसके हाथ पैर ऐसे जल रहे थे जैसे आग में हों। सफेद जमीन पर पिघली हुई बर्फ की एक लंबी लाइन उसके पीछे छूट गई थी, लेकिन अब वह खुद को 1 इंच भी आगे घसीट नहीं पा रहा था। फिर भी उसकी आंखों में जिद की चमक थी। उसने मन ही मन कसम खाई, कुछ भी हो, मुझे जीना है। उसी पल उसे अपने निर्दयी पिता रेडरिक की पीठ याद आई, वह पीठ जो उसे मरने के लिए छोड़ गई थी। उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। दांत भींचते हुए उसने अपनी छोटी चमकती हथेलियों में नफरत समेटी और बहुत धीमे फुसफुसाया, रेडरिक, मैं कसम खाता हूं। आखिरी ताकत जुटाकर वह नन्हा नवजात बर्फ पर रेंगता रहा, हैरान कर देने वाली जिद के साथ, सफेद जमीन पर लंबी लकीर बनाता हुआ, जब तक कि पूरी तरह थककर अचानक एक इंसान के पैरों के पास गिर नहीं गया जो अभी अभी वहां आया था। एक छोटी लड़की ने उस हिलते हुए बच्चे को देखा और खुशी से उछलकर बोली, पापा देखो, बच्चा। जिस आदमी को लोग विकाउंट फ्रेड कहते थे, वह यह दृश्य देखकर सचमुच हैरान रह गया। उसने धीरे से बच्चे को उठाया और बुदबुदाया, इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे? जैसे ही बच्चे को उसकी बाहों की गर्मी और सुरक्षा मिली, वह तुरंत गहरी नींद में चला गया। फ्रेड कुछ पल तक उस अजीब नवजात को देखता रहा, फिर उसकी नजर बर्फ में बनी लंबी लकीर पर गई। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतना छोटा बच्चा अकेले इतनी दूर रेंग सकता है। उसने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और मन में सवाल उठा, ये आखिर है कौन? जब आज दोबारा जागा तो उसने खुद को एक गर्म कमरे में पाया। बाहर का भयानक तूफान अब बहुत दूर लग रहा था। आधी नींद में उसने सोचा, मैं कहाँ हूँ? तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। आग जैसे लाल बालों वाला एक लड़का जो हाथ बढ़ाकर जैसे उसे अपने साथ ले जाना चाहता हो, लेकिन उसी पल किसी ने उसके गाल को हल्के से दबाया और वह विजन टूट गया। उसके चारों तरफ 4 प्यारी लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक खुशी से चिल्लाई, दीदी, बच्चा जाग गया। बड़ी बहन तुरंत बोली, अरे ध्यान से, उसकी नाक मत दबाओ। एक अनुभवी योद्धा की आत्मा अब एक बेबस नवजात शरीर में फंसी हुई थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि चारों तरफ शरारती लड़कियां उसे घेर कर गोद में ले रही थीं, छू रही थीं, खिलखिला रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, बस बेबस होकर छटपटा रहा था। आखिरकार सबसे बड़ी बहन, चांदी जैसे प्लेटिनम बालों वाली लड़की ने उसे बाकी बहनों से बचाया और अपनी गोद में उठा लिया। फिर भी आस की आंखों में शक भरा हुआ था। अचानक उसके अंदर छिपी एक वयस्क इच्छा जागी।
उसने सोचा कि वह खड़ा होकर खुद को छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, उसका नाजुक नवजात शरीर तुरंत जवाब दे गया और वह सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। कमरे में मौजूद सब लोग दंग रह गए। एक लड़की घबराकर चिल्लाई, अरे! आस खुद भी हैरान और झुंझलाया हुआ था। वह तेजी से रेंगने लगा, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लड़कियां उसके पीछे क्यों भाग रही हैं और बार बार क्यों चिल्ला रही हैं। रुको रुको! और पीछा तब खत्म हुआ जब उसका छोटा सा शरीर आखिरकार थककर जवाब दे गया और उसे पकड़ लिया गया। उसी समय विकाउंट फ्रेड ने उसे जल्दी से उठा लिया और हंसते हुए हैरानी से बोला, सच में ये बच्चा बड़ा अजीब है, जैसे आसमान से गिरा हो। ये सुनते ही आस की आंखें फैल गईं। वह एकदम जम गया क्योंकि उसने उस आदमी को पहचान लिया था जो उसे पकड़े था। वह था विकाउंट फ्रेड, ड्यूक रेडरिक का भाई। सदमे में उसने इधर उधर देखा। क्या यह जगह एल्माइन फैमिली का कोई और घर है? इग्रा एल्माइन, विकाउंट हाउस का मालिक और एल्माइन फैमिली की एक छोटी शाखा का हेड, कभी अपने भाई रेडरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। दोनों को लोग ट्विन विंग्स कहते थे, रॉयल फैमिली के दो सबसे भरोसेमंद रक्षक। लेकिन अपने पिछले जीवन की यादों में आस को साफ याद था, एक सिविल वॉर के दौरान विकाउंट फ्रेड की दुखद मौत हो गई थी और उसके साथ ही उसकी पूरी हाउस का पतन हो गया था। अब उसे जिंदा सामने देखकर आस आखिर यकीन कर पाया कि वह सच में अतीत में लौट आया है। फिर भी वह कड़वी विडंबना पर सिर पकड़कर रह गया। ड्यूक के घर से भागने की कोशिश में वह सीधे उसके ही भाई के हाथों में आ गिरा था। इसी बीच विकाउंटेस, जो उसे अपनी बाहों में थामे थी, हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, शायद इस बच्चे की मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसलिए उड़कर यहां आ गया। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने उसे बेहद नरम नजरों से देखा, वैसी गर्माहट के साथ जो आस ने अपनी दोनों जिंदगियों में कभी महसूस नहीं की थी। उसने उसे धीरे से सीने से लगा लिया और फुसफुसाई, डरो मत, अब सब ठीक है। पहली बार, सच में पहली बार, आस ने मां जैसी बाहों की गर्मी महसूस की। वह अंदर से बिल्कुल स्तब्ध रह गया, जैसे शब्द ही खो गए हों। थोड़ी दूरी पर खड़े विकाउंट फ्रेड यह दृश्य देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वह पास आए और बोले, इस बच्चे में असाधारण ताकत है और इसका निशान इसका सबूत है। यह कहते हुए उन्होंने बच्चे की बांह उठाई और उसे आईने के सामने किया। तभी चमकता हुआ लाल निशान दिखाई दिया। विकाउंटेस की सांस अटक गई। वह डरते हुए बोली, यह 7 विंग्स का निशान है। उसी पल आस का शरीर सख्त हो गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके शरीर पर 7 विंग्स का निशान कैसे आ गया। तभी अचानक उसके पिछले जीवन की भयानक यादें तूफान की तरह लौट आईं। रेडरिक की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, मुझे चाहिए था तुम्हारे अंदर छिपी 7 विंग्स की ताकत। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई। शुरू से ही रेडरिक ने उसे बेटे की तरह पालने का इरादा नहीं किया था। उसने उसे सिर्फ एक कारण से अपनाया था, 7 विंग्स चुराने के लिए। और फिर भी उसने उसे विंगलेस कहकर अपमानित किया था। अपने पिछले जीवन में अपने ही पंख छीन लिए जाने की याद आते ही आस के दिल में गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। वर्तमान में लौटते हुए विकाउंटेस ने उसके चेहरे का बदलता भाव देखा और चिंता से बोली, क्या हुआ? फिर उसने अपने पति से पूछा, अब इस बच्चे के साथ क्या करेंगे? यह सुनकर आस के मन में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। वह इस ताकत को फिर से एल्माइन फैमिली के हाथों में नहीं जाने दे सकता था। यह ताकत उसे खुद चाहिए थी, उस आदमी से बदला लेने के लिए। तभी बिना झिझक विकाउंट फ्रेड ने फैसला सुना दिया, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। यह सुनकर आस की आंखें चौड़ी रह गईं। यह इतना अचानक और अविश्वसनीय था कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। फ्रेड ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में जरा भी बुराई नहीं थी। उन्होंने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह अभी एक छोटा सा पक्षी है जो खुद उड़ नहीं सकता। मैं इसे तब तक पालूंगा जब तक यह अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ने लायक न हो जाए। आस की धुंधली आंखों में कुछ जटिल सा भाव चमका और फिर धीरे से शांत हो गया। ऐसी दया उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी अचानक कमरे में जोर की धड़ाम आवाज गूंजी। दरअसल विकाउंट की एक बेटी जो चुपके से दरवाजे के बाहर ईव्सड्रॉप कर रही थी, संतुलन खोकर गिर गई थी। विकाउंट ने तुरंत मुड़कर सख्त आवाज में पूछा, क्या 2 बेटियां बाहर सुन रही थीं? लेकिन सच कुछ और था। दरवाजे के बाहर चारों बहनें एक दूसरे के ऊपर गिरकर अजीब ढेर बना चुकी थीं। सबसे बड़ी बेटी झेंपते हुए उठी, सिर खुजलाते हुए बोली, हम बस बच्चे को लेकर टेंशन में थे। इस गर्मजोशी भरे पारिवारिक माहौल में लाल बालों वाली एक लड़की ने अपनी मां की तरफ उत्सुकता से देखा। उसने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मां, इसका नाम क्या होगा? विकाउंटेस ने कोमल मुस्कान के साथ बच्चे को देखा, फिर उसे हल्का सा उठाया। खिड़की से आती चांदनी की मुलायम रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, इसका नाम होगा एस्टर। फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आज हमारे परिवार में एक नया तारा पैदा हुआ है। समय तेजी से बीत गया। 10 साल बाद एक भव्य हवेली के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। अब उम्र दराज दिखने वाले विकाउंट फ्रेड उतरे और एक सैनिक ने झुककर उनका अभिवादन किया। पीछे से एक फुर्तीला युवा अटेंडेंट आगे बढ़ा और लग्जरी कैरेज का दरवाजा खोला।
वह था एस्टर, कभी असहाय नवजात रहा बच्चा अब एक हैंडसम और शालीन युवा बन चुका था जो शांति से गाड़ी से उतर रहा था। एस्टर ने विनम्रता से मुड़कर एक लाल बालों वाली लड़की को नीचे उतरने के लिए हाथ बढ़ाया और नरम आवाज में बोला, मिस अल्फेन, संभल कर। लड़की चमकती मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू एस्टर। एक पल के लिए उसकी वही बचपन वाली शरारती मुस्कान एस्टर की यादों में चमक गई। एस्टर ने अपनी बहन अल्फेन की पीठ को हल्की ममता भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में अब परिपक्वता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों साथ साथ उस भव्य आयोजन की ओर बढ़े। वे जा रहे थे स्वॉर्ड बॉल की ओर, एल्माइन ड्यूक हाउस द्वारा आयोजित सालाना सभा, जहां कुलीन नाइट परिवार इकट्ठा होते थे। ऊपर से देखने पर यह बस रिश्ते मजबूत करने का समारोह लगता था, लेकिन सच्चाई में यह कुलीन परिवारों के बीच एक बेरहम प्रतिद्वंदिता का मंच था। हर घराना अपने युवा तलवारबाजों की ताकत दिखाता था, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे वंश की प्रतिष्ठा टिकी होती थी। जैसे ही एस्टर और अल्फेन भव्य हॉल में दाखिल हुए, लगभग हर नजर उनकी तरफ मुड़ गई। भीड़ में धीमी फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग व्यंग्य से मुस्कुराए, कुछ तिरस्कार भरी आवाज में कहने लगे, विकाउंट हाउस फिर आ गया खुद को शर्मिंदा करने। किसी ने हंसकर कहा, अपना असली वारिस पैदा नहीं कर पाए और एक अनजान बच्चे को गोद ले आए। भीड़ में कुछ नजरें खुली दुश्मनी से भरी थीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आखिर विकाउंट का घर एल्माइन नाम की प्रतिष्ठा को और कितना नीचे गिराएगा। एस्टर चुप खड़ा रहा। उसकी नजर सामने खड़े विशाल ड्यूकल कैसल पर टिकी थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसकी चुप्पी देखकर अल्फेन ने घबराकर उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर दांत भींचकर बोली, यहाँ जो कमजोर दिखता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। एस्टर फिर भी शांत रहा। उसने चारों ओर फैली दुश्मनी को ऐसे देखा जैसे यह सब उसके लिए कोई नई बात न हो। पीछे खड़े विकाउंट फ्रेड ने धीमी मगर स्थिर आवाज में कहा, यही हमारी हाउस की मौजूदा स्थिति है। उन्होंने उस विशाल ड्यूकल कैसल की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता था कि तुम इसे अपनी आंखों से देखो। फिर उन्होंने एस्टर की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें निराशा हो रही है? एस्टर ने हल्का सा सिर घुमाया। उसके होंठों पर एक शांत लेकिन चुनौती भरी मुस्कान उभरी और उसने कहा, बिल्कुल नहीं फादर, ये ठंडापन मुझे सूट करता है। बेटे का जवाब सुनकर विकाउंट फ्रेड जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में साफ गर्व था। उसी पल एस्टर के मन में पिछले जीवन की कड़वी यादें अचानक उमड़ पड़ी। यही जगह, यही हॉल कभी उसकी सबसे बड़ी सामाजिक बेइज्जती का मंच बना था। उस दिन उसका हाउस सबके सामने हारकर अपमानित हुआ था। ये हॉल उसकी सबसे दर्दनाक यादों से भरा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके पास 7 विंग्स की शक्ति थी। उसकी सुनहरी आंखों में जलती हुई दृढ़ता साफ दिख रही थी। बदले की शुरुआत अब होने वाली थी। अपने पिता और बहन एल्फेन के साथ खड़े होकर एस्टर ने सिर उठाकर उस ऊंचे ड्यूकल कैसल को देखा, जो उसके अतीत का भारी बोझ उठाए खड़ा था। ऊपर बालकनी से उसके पिछले जीवन के 2 सौतेले भाई उसे घमंड और तिरस्कार से देख रहे थे। उनकी तीखी निगाहों के बावजूद एस्टर का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। उसके माथे पर गिरती लटों के नीचे एक असाधारण ठंडा आत्मविश्वास छिपा था। अब समय आ गया था कि वह गरिमा के साथ आगे बढ़े और हर चीज का सामना करे। उसकी आंखों में चमकती हुई दृढ़ता थी और उसने मन ही मन कहा, चलो एक शानदार एंट्री करते हैं। उसी समय ग्रैंड हॉल के बीच बने मंच पर एक जबरदस्त फेंसिंग मुकाबला चल रहा था, जिसने सभी कुलीन मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। उस युग में नाइट्स सर्वोच्च माने जाते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे अपार शक्ति और कुलीन शान दोनों का प्रतीक हों। शक्ति दिखाई जाती थी बेहतरीन तलवारबाजी से और शान आती थी अपने घराने की प्रतिष्ठा से। हॉल के केंद्र में 2 युवा तलवारबाज आमने सामने भिड़े हुए थे। उनकी हर चाल में विस्फोटक ऊर्जा भरी हुई थी और चमकती तलवारें हवा को चीरते हुए टकरा रही थीं। वे दोनों अचानक एरिना में एक दूसरे की तरफ स्पीड से चार्ज हुए। पल भर में दूरी खत्म हो गई और जोरदार टकराव हुआ। अगले ही सेकंड ताकत और शान का असली शो शुरू हो गया। मैजिक एनर्जी हवा में चमक रही थी। एक सटीक वार के साथ एक तलवारबाज ने दूसरे की तलवार को चकनाचूर कर दिया। हारा हुआ युवक अविश्वास से जड़ हो गया, फिर वहीं गिर पड़ा। विजेता गर्व से सीधा खड़ा हुआ और अपनी फैमिली का परम प्रतीक दिखाया। उसके हाथ की पीठ पर बना विंग एम्ब्लेम चमक उठा। 2 विंग्स का नीला प्रकाश दमक रहा था, उसकी ताकत का साफ सबूत। ऊपर बालकनी से एस्टर यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी नजर स्थिर, चेहरा बिल्कुल शांत। मन ही मन उसने सोचा, यह जगह अभी भी उतनी ही डरावनी है। तभी उसे याद आया कि उसकी बाकी बहनें फ्रेन और फ्री ऐसे टॉक्सिक माहौल में आने से साफ मना कर चुकी थीं। नीचे से उठती तिरस्कार भरी निगाहें उसे बिल्कुल नई नहीं लगीं। वह इन्हें अपनी पिछली जिंदगी से अच्छी तरह पहचानता था। उसी पल उसका संकल्प स्टील की तरह मजबूत हो गया। एक कड़वी याद बार बार दिमाग में लौट रही थी, यही हॉल जहां उसे कभी सबके सामने शर्मनाक हार मिली थी। तभी एल्फेन ने उसे पुकारा, एस्टर। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, नर्वस हो क्या? आखिर यह तुम्हारा पहला स्वॉर्ड बॉल है। एस्टर ने हल्की मुस्कान दी और बोला, नर्व्स? बिल्कुल नहीं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक जरूर।
उसका अजीब जवाब सुनकर एल्फेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। तभी विकाउंट फ्रेड ने कहा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। उन्होंने एस्टर की ओर देखते हुए कहा, एल्फेन का ध्यान रखना। यह सुनकर एल्फेन तुरंत बोल पड़ी, पापा मैं उससे 1 साल बड़ी हूँ। एस्टर ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, हाँ पर तुम काफी क्लमसी हो। विकाउंट फ्रेड ने एस्टर के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, ये अच्छा मौका है, यहाँ तुम्हारी उम्र के कई यंग नोबल्स हैं, कनेक्शन बनाओ। फिर धीरे से गंभीर आवाज में जोड़ा, लेकिन याद रखना 7 विंग्स का सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वह चले गए। एस्टर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, अपने दत्तक पिता की चेतावनी तौलते हुए, लेकिन हॉल के हर कोने से उस पर पड़ती नजरें साफ दुश्मनी से भरी थीं। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसे माहौल में दोस्त बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसकी सुनहरी आंखों में ठंडी दृढ़ता चमक उठी। जब एल्फिन ने उसे आगे बढ़ते देखा तो घबराकर पूछ बैठी, कहाँ जा रहे हो? एस्टर ने पीछे देखे बिना शांत स्वर में कहा, दोस्त बनाने। वह आत्मविश्वास भरे कदमों से भव्य सीढ़ियां उतरता हुआ सीधे उस सोफे की ओर गया जहां कुछ युवा कुलीन बैठे बातें कर रहे थे। उनके बीच एक लाल बालों वाला युवक लीडर की तरह बैठा था। उसने तिरस्कार भरी नजर से पूछा, तुम कौन? एस्टर ने हल्का झुककर नमस्कार किया। चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उसने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई ब्रदर डेरियस। फिर बोला, मेरा नाम एस्टर एल्माइन है, आपका छोटा भाई। डेरियस उसे घूरकर हैरान रह गया। एस्टर ने सहजता से जोड़ा, आपको बाहर से देखा, सोचा हेलो बोल दूं। तभी पास बैठा एक युवक लियो झुककर डेरियस से बोला, ये वही एडॉप्टेड लड़का है, विकाउंट हाउस वाला। ये सुनते ही डेरियस जोर से हंस पड़ा, लगभग पागलों की तरह। वह बोला, ओह अब समझ आया, इस ब्रैड की हिम्मत कहां से आई कि खुद को एल्माइन कहे। उसी पल एस्टर के दिमाग में अपनी पिछली मौत की यादें बिजली की तरह कौंध गईं। उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया, डेरियस और ग्राव, एल्माइन हाउस के 2 वारिस, वही लोग जिन्होंने पिछले जीवन में उसे मार डाला था। कभी उनकी परछाइयां उसके दिल पर भारी डर बनकर छाई रहती थीं, लेकिन अब इस चमकदार हॉल की रोशनी में उन्हें देखते हुए वे उसे बस ऐसे बच्चे लगे जो ताकत का खेल खेल रहे हों। तनाव बढ़ता देख एल्फेन ने तुरंत एस्टर की बांह पकड़ ली और घबराकर बोली, एस्टर चलो, हमने ग्रीट कर लिया, अब वापस चलते हैं। तभी डेरियस की तंज भरी आवाज पीछे से गूंजी, ओह एल्फेन, फिर से अपने पिता के पीछे छिप रही हो? उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वह अहंकार से बोला, इधर आओ, हमें एंटरटेन करो, ये मेन हाउस का ऑर्डर है। एल्फेन वहीं रुक गई। उसकी पीठ सीधी हो गई, शरीर तनाव से कांप रहा था। उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेन हाउस और हमारी ब्रांच फैमिली के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिश्ता नहीं है। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि एस्टर ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और रोक लिया। शांत आवाज में उसने कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। उसके चेहरे की शांति उस भारी माहौल से बिल्कुल अलग थी, जैसे वह अपने असली इरादों को एक शांत नकाब के पीछे छिपाए हो। यह देखकर डेरियस के होंठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने और आग भड़काने का फैसला किया। वह जोर से बोला, तुम्हारे पिता, वह नाइट जिसने राजा की रक्षा भी नहीं कर पाया। फिर हंसते हुए जोड़ा, सजा में उसके अपने छोटे भाई ने उसका हाथ काट दिया था, याद है? हर शब्द एल्फिन के दिल पर कोड़े की तरह पड़ा। दर्द और अपमान से उसने सिर झुका लिया। डेरियस ने निर्दयता से बोलना जारी रखा, मैं खुश हूं कि मेरे खून में ऐसे लूजर का ब्लड नहीं है। अब एल्फिन खुद को रोक नहीं पाई। वह गुस्से से चिल्लाई, अपने शब्द वापस लो। और तुरंत आगे बढ़कर उसने डेरियस के जबड़े पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। फिर भी डेरियस रुका नहीं। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारे घर में तो बस बेकार बेटियां ही पैदा होती हैं, जो कोई टाइटल इनहेरिट नहीं कर सकती। तुम्हारा पिता जरूर निराश होगा। उसकी आंखों में क्रूरता चमकी। उसने वाइन ग्लास उठाया और बोला, ये डांस फ्लोर नहीं है। अगले ही पल उसने पूरी वाइन एल्फेन पर फेंक दी। लाल वाइन उसके कपड़ों पर फैल गई। वह तिरस्कार से बोला, अगली बार कपड़े नहीं, रैग्स पहनकर आना। उसी क्षण एस्टर आगे बढ़ा। यहाँ आते समय वह सोच रहा था कि क्या उन्हें देखकर उसे कुछ महसूस भी होगा। न गुस्सा न नफरत। अचानक उसने पास खड़े एक हैरान नोबल के हाथ से वाइन की बोतल झटके से उठा ली। लेकिन जब उसने अपनी बहन को देखा, अपमानित, आंखों में आंसू, गाल पर चोट, तो उसके दिल में अजीब सा सुकून आया, क्योंकि इसका मतलब था वह अभी भी गुस्सा महसूस कर सकता है। शांत स्वर में उसने कहा, डेरियस। फिर उसने बोतल को हवा में उछाल दिया। बोतल सीधा डेरियस के सिर की ओर गिरने ही वाली थी कि अचानक बीच हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। एस्टर ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोला, तुम लोग अब भी वही कचरा हो। उसकी उंगलियों की हल्की हरकत के साथ बोतल एक हथियार की तरह घूमी। अगले ही पल वह फट गई और लाल वाइन डेरियस के सिर से पैर तक बरस पड़ी। आसपास के नोबल्स स्तब्ध रह गए। एस्टर ठंडे आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ग्राव घबराकर चिल्लाया, डेरियस! एस्टर ने अपने होंठ से गिरती बूंद को उंगली से पोंछा और लापरवाही से बोला, रिलैक्स, बस ग्रेप जूस है। फिर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जोड़ा, तुम जैसे नोबल बेबीज के लिए परफेक्ट ड्रिंक। वे उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए।
उसी पल एस्टर के दिमाग में 3 साल पुरानी याद अचानक चमक उठी। सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट और उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, कंट्रोल करो इसे। हंगामे के बीच एक बहन दूसरी बेहोश बहन को गोद में लिए रो रही थी और घबराकर कह रही थी, प्लीज उसे मारो मत, खुद को कंट्रोल करो। एल्फिन ने भी डर के मारे उससे गुहार लगाई थी कि वह अपने अंदर भड़क रही शक्ति को संभाले। एस्टर को याद आया 7 विंग्स की ताकत, ऐसी विनाशकारी ऊर्जा जो खुद उसे भी मुश्किल से समझ आती थी। उसके मन में अपने पिता की छवि उभरी, जो चिंता भरी नजर से पूछते थे कि क्या एस्टर कभी इतनी शक्ति को मास्टर कर पाएगा। उसे अपनी पुरानी संघर्ष याद आई, अंदर की ऊर्जा जो शरीर को चीरती हुई बाहर निकलना चाहती थी, और पिता की आवाज जो पूछती थी कि क्या वे दोनों इसे सह पाएंगे। उसी बीच एक अटेंडेंट भागता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ और चिल्लाया कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। विकाउंट फ्रेड ने बीच में ही रोकते हुए सख्त आवाज में पूछा, इतना जरूरी क्या है? घबराए हुए अटेंडेंट ने बताया कि मेन हाउस और ब्रांच फैमिली के बच्चों के बीच डुएल शुरू हो गया है। विकाउंट और उनके भाई ड्यूक एटर ने एक दूसरे की तरफ तनाव भरी नजर से देखा। तुरंत विकाउंट फ्रेड उठ खड़े हुए और तेजी से हॉल से बाहर भागे। बालकनी पर पहुंचते ही उन्होंने अल्फेन को परेशान हालत में दौड़ते देखा। वह रोते हुए चिल्लाई, फादर, और जल्दी से बोली कि नीचे क्या हो रहा है। शार्क जैसी मुस्कान वाला एक बड़ा आदमी उत्साह से बोला, एल्माइन भाइयों के बीच फाइट हो रही है, ये रोज देखने को नहीं मिलता। विकाउंट फ्रेड और एल्फेन नीचे एरिना की ओर झुके। एस्टर अकेला डेरियस के सामने खड़ा था। वह आदमी बोला कि इस मैच के परिणाम बहुत बड़े होंगे। आसपास खड़े नोबल्स भी बेचैन हो गए। लाल आंखों वाला वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि यह तलवारों का डांस अब बदसूरत होने वाला है। एरिना में डेरियस गुस्से से चिल्लाया, किसी बेवकूफ ने ड्यूक हाउस को चैलेंज करने की हिम्मत की है। वह एस्टर को सिर्फ एक भटका हुआ कुत्ता कह रहा था जो पावर का अंतर नहीं समझता। उसके हाथ की पीठ पर बने 4 विंग्स का एम्ब्लेम नीली रोशनी में चमक रहा था। भीड़ फुसफुसाई कि ड्यूक का बेटा उम्मीद के मुताबिक अलग स्तर पर है। डेरियस ने तलवार की नोक एस्टर के चेहरे के करीब कर दी और ताना मारा, अपना विंग एम्ब्लेम दिखाओ। एस्टर ने शांत लेकिन डरावनी ठंडक के साथ कहा, तुम सही हो, सिर्फ पैटर्न दिखाना सच में शर्मनाक है। उसके होंठों पर हल्की आधी मुस्कान थी। उसने जोड़ा, मैं इतना वल्गर काम नहीं कर सकता। यह सुनकर डेरियस का गुस्सा भड़क उठा। उसके माथे पर नसें उभर आईं। एस्टर ने शांत आवाज में अपनी शर्त रखी, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी बहन से माफी मांगोगे। डेरियस तुरंत चिल्लाया, अगर मैं जीता तो तुम मेरे डॉग बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। बिना और बात किए डेरियस बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ा। उनकी तलवारें टकराईं और सुनहरी चिंगारियां हवा में बिखर गईं। एरिना में गूंजती धातु की आवाज ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ शो नहीं था। एस्टर ने मजबूत फाइटिंग स्टांस लिया। उसकी पकड़ में तलवार स्थिर थी। उसके चारों ओर धूल और घूमती हवा की आभा इकट्ठी होने लगी। सुनहरी आंखें फोकस से चमक उठीं। डेरियस ने श्रेष्ठता की मुस्कान के साथ अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा, यह है असली विंग एम्ब्लेम पावर। फिर वह तेजी से लगातार घातक स्लैश करने लगा। हर बार हवा को चीरता हुआ कटिंग विंड पैदा कर रहा था। बालकनी से अल्फेन चीख उठी, एस्टर! उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। पास खड़ा चौड़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, यंग मास्टर डेरियस की तलवारबाजी अभी थोड़ी इमेच्योर है। फिर भी डेरियस की भारी मैजिक पावर उसकी टेक्निकल गलतियों को भर रही थी। अचानक उसके शरीर से हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे विंग एम्ब्लेम वालों की ताकत दिखा रही हो। अहंकार से डेरियस सोच रहा था, अगर एक विंग में मोमबत्ती जैसी मैजिक है तो मेरे 4 विंग्स एक विस्फोट हैं। आग की लपटें लगातार तेज वारों की बारिश की तरह फैलने लगीं। वह एस्टर को पीछे धकेलते हुए ताना मारने लगा, अब कहां गई तुम्हारी हिम्मत? लेकिन हमले के तूफान के बीच एस्टर स्टील जैसी ठंडक के साथ खड़ा रहा। हर वार को सटीक मूवमेंट से ब्लॉक करता रहा। डेरियस हंसते हुए बोला, क्या आप माफी की बात भूल गए? फिर गुस्से में चिल्लाया, अपनी पावर दिखाओ, और अपनी सारी ऊर्जा एक अंतिम घातक ब्लो में डाल दी। स्टैंड्स में बैठा मूंछों वाला नोबल मुस्कुराया और बोला, मैच खत्म। लेकिन उसी पल एस्टर ने अपनी आभा छोड़ दी। उसकी तलवार शुद्ध सफेद रोशनी से चमक उठी। दोनों ताकतें टकराईं और लाल और सुनहरी ऊर्जा का भयानक विस्फोट हुआ। कच्ची मैजिक और ताकत का शानदार लेकिन खतरनाक शो। डेरियस का चेहरा अविश्वास से बिगड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका अल्टीमेट अटैक कैसे रुक गया। एस्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत बोलते हो। फिर एक सुंदर स्मूथ मूवमेंट से उसने डेरियस की तलवार साइड में धकेली और स्पिनिंग किक मारकर उसे एरिना के पार उड़ा दिया। एस्टर हल्के से उतरा। उसका शरीर अब सुनहरी ऊर्जा की लहरों से घिरा था। डेरियस कभी भी उस कंट्रोल लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। पिछले 10 साल विकाउंट हाउस में उसने धैर्य से मैजिक मास्टर करने की ट्रेनिंग की थी, सिर्फ बदला लेने के लिए। आज वह दिन आ गया था। ऊपर की ओर तलवार उठाते हुए एस्टर ने चमकदार पावर रिलीज की, जिसने हवा को ही चीर दिया। सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ गरजती हुई उठी और एरिना जमीन तक कांप उठा। उसकी तलवार से सुनहरी ज्वाला फूट पड़ी। टकराव की ताकत ने डेरियस को पीछे फेंक दिया। वह बिल्कुल संभल नहीं पाया। वह जमीन पर गिरा और घुटने की हड्डियों से डरावनी क्रैक आवाज आई।
दूर खड़ा उसका भाई ग्रिया दंग रह गया और बोला कि डेरियस हरे सुनहरे ऊर्जा के सामने पूरी तरह दब गया है। डेरियस का चेहरा सदमे से भर गया। वह चिल्लाया कि उसके पास 4 विंग्स हैं। एस्टर का चेहरा ठंडा और कैलकुलेटिव था। तलवार के किनारे सुनहरी ऊर्जा नाचने लगी। एक ही निर्णायक मूवमेंट में उसने अपनी ताकत को एक पॉइंट पर कंप्रेस किया। नोबल दर्शक हैरान होकर सांस रोक बैठे। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि क्या एस्टर सच में जीत सकता है, जबकि दूसरे ने कहा कि डेरियस पूरी तरह दब गया है। फिर एस्टर की तलवार से सुनहरी ऊर्जा का आखिरी विस्फोट हुआ और डुएल का नतीजा तय हो गया। भीड़ में आश्चर्य की फुसफुसाहट फैल गई। एल्माइन फैमिली में अब भी इतनी ताकत वाला कोई था, लेकिन एस्टर की सुनहरी आभा और भी तेज हो गई। उसके शरीर से काली परछाइयां जैसी ऊर्जा रिसने लगी, जो डरावनी हद तक बढ़ रही थी। बालकनी पर खड़े डेस्क और हाफर्ड गंभीर होकर बोले कि यह अच्छा नहीं है। डेरियस दर्द और गुस्से से कराहा उठा, क्योंकि एस्टर की दबाव वाली शक्ति उसके ऊपर टूट रही थी। पिछले जीवन की एक दर्दनाक याद अचानक दिमाग में चमकी। उसके एक भाई ने पागल मुस्कान के साथ उसका हाथ काट दिया था। वह पागल हंसी जैसे अब भी कानों में गूंज रही थी। वर्तमान में काली और सुनहरी ऊर्जा एस्टर से विस्फोट की तरह बाहर निकली। उसका चेहरा अनियंत्रित गुस्से की परछाई में डूब गया था, मानो वह शक्ति के भंवर में फंसा हो। डेरियस गालियां चिल्लाते हुए उस भारी दबाव का विरोध करने की कोशिश करता रहा। ऊपर से अल्फेन घबराकर चिल्ला रही थी, एस्टर रुक जाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 7 विंग्स की पूरी शक्ति मुक्त हो चुकी थी। अचानक तेज चकाचौंध करने वाला विस्फोट हुआ और एरिना के बीच एक विशाल क्रेटर बन गया। जब धूल बैठी, चौड़ा आदमी हाथ बांधकर गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। एस्टर की तलवार डेरियस के डरे हुए चेहरे से बस कुछ इंच दूर जमीन में धंसी हुई थी। वह समय पर रुक गई थी। डेरियस जमीन पर बैठा पूरी तरह हार चुका था। एस्टर ने ठंडी नजर से उसके पुराने क्रूर शब्द उसे ही लौटा दिए। उसने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से सलाह दी, अगली बार रैग्स पहनना, ताकि गीला होने की टेंशन न रहे। फिर एस्टर ने शांत आत्मविश्वास के साथ अपनी तलवार म्यान में रखी और मुड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अब मैं विंगलेस फेल्योर नहीं हूं। बालकनी से अल्फेन उसे देख रही थी। उसकी आंखों में राहत और आश्चर्य दोनों थे। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। एस्टर हल्की मुस्कान के साथ शांत हो गया, क्योंकि उसकी बहन सुरक्षित थी। फिलहाल यही काफी था। तभी उसकी सुनहरी आंखों में अचानक लाल चमक चमकी। उसने एक नई उपस्थिति महसूस की। गहरे क्रिम्सन ऊर्जा में लिपटा एक व्यक्ति छत से उतरकर हॉल के बीच भारी आवाज के साथ उतरा। एस्टर की नजर तुरंत सख्त हो गई। वह उस डरावने चेहरे को पहचान गया जो इस ड्रामेटिक एंट्री का मालिक था। ग्रैंड सीढ़ियों के ऊपर एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा था, ड्यूक रेडरिक। उसकी मौजूदगी पूरे हॉल में घुटन भरा तनाव फैला रही थी। एस्टर के होंठों से बस एक शब्द निकला, रेडरिक। दर्शक अब भी दंग थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विकाउंट हाउस के सबसे छोटे बेटे ने मेन हाउस के तीसरे बेटे को हरा दिया। लेकिन हालात खतरनाक हो चुके थे। सार्वजनिक अपमान के बाद मेन हाउस शांत नहीं रहने वाला था। मेन हाउस के 8वें लीडर ड्यूक रेडरिक धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। डेरियस, जो जमीन पर पड़ा था, डर और राहत के मिश्रण से अपने पिता की तरफ देखने लगा, जैसे उसे लगा हो कि अब बचाव मिल जाएगा। एस्टर वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर उस आदमी पर टिकी थी जिसने उसके पिछले जीवन में उसे धोखा दिया और मार डाला था। ड्यूक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हॉल का सर्वे किया। उसकी दबाव भरी किलिंग और एस्टर को घेरने लगी। डेरियस रेंगते हुए आगे बढ़ा और अपमान से कांपते हुए अपने पिता के पैर पकड़ लिए। चिल्लाते हुए बोला कि एस्टर एक आवारा कुत्ता है। वह बोला कि पिता अपनी ताकत से उसे सबक सिखाएं हो। लेकिन रेडरिक ने मदद की जगह अपने बेटे के हाथ पर ही अपना हाथ जोर से पटक दिया। डेरियस की चीख गूंज उठी। उसकी हड्डियां दबाव से चरमरा गईं। युवा नोबल्स डर से सिहर उठे। ग्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने अपने पिता की क्रूरता देखी। रेडरिक ने ठंडी नफरत से डेरियस को देखा और पूछा, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? फिर उसने कहा कि जिसने अपने परिवार का नाम बदनाम किया है, उसे तलवार चलाने का हक नहीं। वह हाथ उठाने ही वाला था, जैसे फाइनल वॉर देने वाला हो। ग्रैंड हॉल में घना सन्नाटा छा गया। जमीन पर डेरियस कांप रहा था। उसका चेहरा अपमान और डर से भरा था। लेकिन ड्यूक की क्रिम्सन आंखों में सबसे तेज गुस्सा था, जो अभी अभी केंद्र में आए व्यक्ति पर टिक गया। उसने तलवार सीधे एस्टर की तरफ कर दी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एस्टर बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे कजिन ने अभी तक मेरी बहन से माफी नहीं मांगी। फिर उसने बस इतना कहा, सिस्टर। फिर अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए एस्टर ने अपने चाचा से पूछा, क्या सजा को माफी मिलने तक रोक सकते हैं? रेडरिक ने खतरनाक बैंगनी आभा में घिरे रहते हुए ताना मारकर हंसा और पूछा, एक भटका हुआ अनाथ जिसे फ्रेड ने अपनाया, क्या उसे सच में लगता है कि वह एल्माइन परिवार का हिस्सा है? एस्टर बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने साफ कहा, मैं विकाउंट का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे नाइट के गौरव और हाउस नाम की जिम्मेदारी समझाई है, भले ही खून एक न हो। ड्यूक कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। फिर उसके चारों ओर आग जैसी ऊर्जा भड़क उठी। उसने आरोप लगाया कि एस्टर बेवजह मेन हाउस की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है।
वही प्रतिष्ठा जो 12,000 नाइट्स के शिखर पर खड़ी थी। बालकनी पर खड़े चौड़े आदमी ने कहा कि इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। हल्के नीले बालों वाला युवक मुस्कुराकर बोला कि इसे बच्चों की लड़ाई कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेस्क और हाफरे की गंभीर आवाज गूंजी, याद दिलाते हुए कि एस्टर के पिता ने वफादारी की सजा में अपना हाथ तक दे दिया था। अब ड्यूक रेडरिक की तलवार की ठंडी नोक एस्टर के गले पर थी। उसने पूछा, बदले में तुम क्या दोगे? एस्टर ने शांत स्वर में कहा कि यह भाई भाई की लड़ाई नहीं बल्कि एक वैध डुएल है। उसने सिर्फ अपने घर के अपमान का जवाब तलवार से दिया है। ड्यूक की आंखों में शांत लेकिन जलती हुई क्रोध की आग थी। एस्टर ने उसकी ही बात दोहराई, जो खुद का बदला नहीं ले सकता उसे तलवार चलाने का हक नहीं। उसने कहा कि वह एक उंगली भी नहीं झुकाएगा। ऊपर से अल्फेन कांप रही थी। चौड़े आदमी ने धीरे से उसका सिर थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश की। नीले बालों वाला युवक बुदबुदाकर हंसा, एस्टर अभी सिर्फ 10 साल का है, ये मजाक जैसा लगता है। रेडरिक लंबे समय तक चुप रहा। उसकी लाल आंखें खतरनाक तीव्रता से चमक रही थीं। आखिरकार उसने अपनी तलवार निकाली और ठंडी आवाज में कहा, मैं समझ गया। फिर आदेश दिया, अपनी तलवार निकालो। एस्टर एक पल झिझका, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ड्यूक खुद लड़ाई में आएगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह प्रतिक्रिया दे पाता, जमीन अचानक टूट गई और एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उछाल दिया। ड्यूक की तलवार की नोक उस जगह जमीन में धंस गई जहां एस्टर 1 सेकंड पहले खड़ा था, और एक विनाशकारी शॉक वेव फैल गई। अल्फेन चीख रोकने की कोशिश करती रही। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। डेस्क और हाफरे चिल्लाए, अपने भाई का नाम लेते हुए, क्योंकि उन्होंने इसे एक कायराना हमला माना। बालकनी से कूदकर वह ड्यूक और एस्टर के बीच खड़ा हो गया। उसकी तलवार नीली रोशनी के शानदार आर्क में चमक रही थी। दोनों भाइयों की तलवारें टकराईं और चिंगारियां और ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आखिरकार 2 हाउस लीडर्स के बीच डुएल शुरू हो गया। टकराव की शॉकवेव ग्रैंड हॉल में गूंज उठी। विकाउंट फ्रेड एस्टर के पास खड़े होकर घबराकर बोले कि वह ठीक है या नहीं। सामने जमीन से एक विशाल पत्थर का स्तंभ उठा जिसने ड्यूक का रास्ता रोक दिया। विकाउंट के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता थी। एस्टर मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसके माथे से खून बह रहा था। शरीर चोटिल था, लेकिन आत्मा अब भी टूटी नहीं थी। उसकी सुनहरी आंखों में पहले से ज्यादा तेज आग जल रही थी। दर्द, गुस्सा और अडिग संकल्प का मिश्रण। ड्यूक एट्टर दूर खड़े हल्की श्रेष्ठ मुस्कान के साथ यह दृश्य देख रहा था, मानो वह स्थिति से संतुष्ट हो। बिना एक और शब्द बोले वह मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ वापस चल पड़ा, जैसे अब इस टकराव में 1 सेकंड भी बर्बाद करना बेकार हो। एक फुर्तीली छलांग में वह बालकनी पर उतरा जहां उसका हार चुका बेटा पड़ा था। पीछे हॉल तबाही के निशानों से भरा रह गया। विक काउंट ने उसे जाते देखा, फिर एस्ट्रा के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास मजबूती से खड़े हो गए। हवा में अब भी शक्ति की हल्की कंपी बाकी थी। विक काउंट थोड़ा हिल चुके थे। उन्होंने घायल एस्टर को अपनी बाहों में संभाला और चिंता से भरी आवाज में उसका नाम पुकारा। खून और चोटों के बावजूद एस्टर के होंठों पर एक संतुष्ट स्माइल थी। उसने हल्की आवाज में कहा, डैड, प्रॉमिस पूरा हो गया। विक काउंट की आंखों में राहत और गर्व एक साथ चमक उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने कमाल कर दिया। उधर ड्यूक रोडरी अपने हार चुके बेटे को लेकर बाहर निकल गए। उनके पीछे तनाव की एक ठंडी लकीर रह गई। तभी एक भारी शरीर वाला नोबल हल्की स्माइल के साथ बोला, ड्यूक, रिएक्शन थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गया? रोडरी एक पल रुके, फिर अपने अपमानित बेटे को ठंडी नजर से देखते हुए बोले, अगर उसे जो मन में आए बोलने देता तो मेन हाउस की रेपुटेशन पूरी तरह डैमेज हो जाती। जो किया वही सबसे बैलेंस्ड मूव था। इधर दूर खड़े नोबल्स आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। सबके चेहरे पर हैरानी साफ थी। एक नया लड़का जिसने सीधे ग्रेट ड्यूक रोडरी को चैलेंज कर दिया और फिर भी बचकर निकल आया। मूंछों वाला नोबल धीरे से बोला, एल्माइन फैमिली का डिवाइड होना मुझे अब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन सच कहूं तो उस लड़के का सोशल डेब्यू इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। अंधेरे कोने में एक और ड्यूक खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में भारी सन्नाटा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि बदलाव का वक्त करीब है। ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है। थोड़ी देर बाद एस्टर अपने परिवार के पास लौटा। अल्फेन तुरंत आगे आया और उसे कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर चिंता साफ थी। उसके पिता गर्व से उसे संभाल कर खड़े थे। एस्टर के चेहरे पर खून लगा था, मगर जीत की स्माइल अब भी वहीं थी। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। सीन धीरे धीरे बदलता है और पहुंचता है एल्माइन के विक काउंट हाउस के ट्रेनिंग एरिना में। कई नाइट्स चारों तरफ खड़े थे और बीच में ट्रेनिंग चल रही थी। 2 नाइट्स तलवारों से स्पार कर रहे थे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आज तो मूव्स नेक्स्ट लेवल हैं। जिसे वह बोल रहा था वह एस्टर ही था। आसपास खड़े नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, इस उम्र में ऐसी स्वॉर्ड स्किल सच में डरावनी है। दूसरा बोला, स्वॉर्ड डांस असेंबली के बाद से इसकी ट्रेनिंग तो और भी क्रेजी हो गई है। तीसरा नाइट हंसते हुए बोला, याद है, इसने एल्माइन फैमिली के 3rd सन को भी हरा दिया था। सबके चेहरों पर हल्की संतुष्टि थी।
सालों से मेन फैमिली विक काउंट हाउस को नीचे दिखाती आई थी और अब उनके अपने किसी ने खड़े होकर उन्हें जवाब दिया था। एस्टर एक एक करके हर नाइट को हरा रहा था, मगर उसका मन अंदर कहीं और चला गया। स्वॉर्ड डांस असेंबली की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उस दिन उसने इतनी ताकत दिखा दी थी कि अब कोई भी उसके परिवार को एल्माइन हाउस की शर्म कहने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी वह जानता था असली मुश्किलें अब भी बाकी हैं। एल्माइन का मेन हाउस, असली दीवार वही है। काश उस मंच पर उसे और मजबूत विरोधियों से लड़ने का मौका मिला होता। वह जानता था कि अभी के लेवल पर वह रॉड्री एल्माइन को हराने की सोच भी नहीं सकता। विंग क्रेस्ट सिर्फ मैजिकल पोटेंशियल का साइन है। जन्म से मिली मैजिक बेकार है अगर उसे पूरी तरह कंट्रोल करना ना आए, और अभी तक वह सातों विंग्स की असली ताकत बाहर नहीं ला पाया था। अगर उसे कंट्रोल खोने और बर्सर खोने का डर ना होता तो शायद वह उस पावर की असली लिमिट देख सकता था। तभी आखिरी टकराव में एस्टर ने सामने वाले नाइट को भी हरा दिया। जमीन पर कई नाइट्स बैठे या लेटे हुए सांस ले रहे थे। एस्टर की नजर तेज और फोकस्ड थी। उसने शांत आवाज में पूछा, और कोई ट्राई करना चाहता है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम फिर से खुद को ओवर पुश कर रहे हो। एस्टर मुड़ा। वहां एल्फिन खड़ा था, हल्की चिंता भरी स्माइल के साथ। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा, तुम्हें पता भी है रेस्ट नाम की चीज क्या होती है? फिर बोली कि उनके फादर उसे बुला रहे हैं। एस्टर तुरंत मान गया। ओके, अभी जाता हूं। दोनों साथ चलते हुए आगे बढ़े। चलते चलते एस्टर की नजर उसकी सिस्टर के आउटफिट पर गई और वह हल्का सा मुस्कुराया। एल्फिन कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ? एस्टर ने कहा, बस ये आउटफिट तुम पर थोड़ा रेयर लग रहा है। पहले तो तुम इसे इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि ये तुम्हें क्यूट नहीं लगता था। एल्फिन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, लाइफ में बैलेंस भी जरूरी होता है। फिर उसने एस्टर को देखते हुए कहा, तुम्हें ट्रेन करते देख मुझे लगा मैं भी हमेशा वही नहीं रह सकती जो पहले थी। उसकी बात सुनकर एस्टर कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह सच में हैरान था। तभी एल्फिन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी ट्रेनिंग स्वॉर्ड उसकी तरफ उठाई और बोली, जब तुम वापस आओगे तब हम दोनों काफी देर तक स्पार करेंगे। एस्टर हंस पड़ा, ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा इजी रहना मेरे साथ। कुछ देर बाद एस्टर अपने फादर के ऑफिस पहुंचा। दरवाजा खोलते ही विक काउंट हिफ्रेडा ने शांत आवाज में कहा, बैठ जाओ। एस्टर सामने कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा अब सीरियस था। हिफ्रेडा ने धीमे स्वर में कहा, आज से ठीक 10 साल पहले हमने तुम्हें इस फैमिली में वेलकम किया था। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बोले, मैं चाहता तो ये बात कुछ साल बाद भी कह सकता था, लेकिन अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। उन्होंने डेस्क पर एक छोटा सा केस रखा। केस खुला और अंदर एक रिंग चमक रही थी। हिफ्रेडा बोले, ये सक्सेशन रिंग है, विक काउंट हाउस के अगले हेड का सिंबल। फिर उन्होंने सीधे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सक्सेसर बनो। एस्टर जैसे पत्थर बन गया। वह कुछ सेकंड तक बस उस रिंग को देखता रहा। विक काउंट ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस हाउस को इनहेरिट करो। एस्टर चुप था। उसके फादर ने समझाते हुए कहा, तुम जानते हो हमारी फैमिली ब्रांच की पोजीशन कितनी नाजुक है, फिर भी हम अब भी एल्माइन नेम लेकर चलते हैं। इस टेरिटरी के लॉर्ड होने के नाते हमें बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना है। कमरे की हवा भारी हो गई। विक काउंट ने गंभीर स्वर में कहा, इस हाउस के अगले हेड की सीट हमेशा खाली नहीं रह सकती। एस्टर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी पहली चिंता अपनी सिस्टर्स थीं। उसने पूछा, क्या दीदी लोग इस डिसीजन से एग्री होंगी? विक काउंट ने जवाब दिया, तुम्हारी दोनों बड़ी सिस्टर्स जो नाइट्स एकेडमी में पढ़ रही हैं 3 दिन में वापस आ जाएंगी, तब मैं सबको बता दूंगा। ये सुनते ही एस्टर के दिमाग में 2 चेहरे उभरे, मार्फा और कुडो। दोनों ही अपने आप में पावरफुल और डराने वाली पर्सनैलिटी थी, खासकर उनकी ठंडी स्माइल। एस्टर के मन में तुरंत आया कि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, खासकर कुडो। वो तो बहुत गुस्सा होगी। विक काउंट ने यह महसूस कर लिया। उन्होंने धीरे से कहा, कुडो तुम्हें सिर्फ इसलिए नापसंद करती है क्योंकि तुम पैदा हुए थे और तुम्हें 7 विंग्स का आशीर्वाद मिला। यह सुनकर एस्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता चमकी। उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। वह थोड़ा मुड़ा और बोला, मैं अभी अपनी ही मैजिक को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं एक इम्च्योर इंसान हूं जिसने लगभग अपनी ही सिस्टर को मार दिया था। विशाल और शांत स्टडी रूम में उसकी आवाज गूंज गई। उसने आगे कहा, जो इंसान अपनी गुस्साई सिस्टर को भी कन्विंस करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वह लीडरशिप का बोझ कैसे उठाएगा? और उसने साफ मना कर दिया। विक काउंट चुपचाप सुनते रहे। उनके होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है, क्या तुम सच में अभी भी बच्चे हो? उन्होंने एस्टर के इनकार को फिलहाल नजरअंदाज किया और एक लंबा लकड़ी का बॉक्स खोला। असल में मैं ये तुम्हें स्वॉर्ड डांस के बाद रिवॉर्ड के रूप में देने वाला था, लेकिन शायद ये तुम्हें ज्यादा खुश करेगा। एस्टर ने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह हैरानी से बोला, यह क्या है? विक काउंट ने शांत आवाज में कहा, यह मैजिक स्वॉर्ड रामा ब्लेड है। 7 विंग्स की पावर को कंट्रोल करने वाली डिवोरिंग मैजिक स्वॉर्ड। कुछ समय बाद दोनों एक सुनसान जंगल के खुले मैदान में खड़े थे। चारों तरफ पेड़ और हल्की हवा बह रही थी। विक काउंट ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। एस्टर कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन
सिर्फ स्वॉर्ड टेस्ट करने के लिए हम इतनी दूर क्यों आए? विक्काउंट ने बस शांत आवाज में कहा, ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है। फिर हल्की आयरॉनिक स्माइल के साथ बोले, तुम्हारी आदत है चीजें तोड़ने की। एस्टर को तुरंत वे सारे पल याद आ गए जब उसकी बेकाबू पावर ने आसपास सब कुछ तबाह कर दिया था। विक्काउंट ने तलवार को ठीक से सामने लाकर कहा, इसका नाम ग्रांड ब्लेड है, एल्माइन फैमिली की लेजेंडरी स्वॉर्ड जो हमेशा फर्स्ट बॉर्न को ही दी जाती है। फिर उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा, मैं इसे खास तुम्हारे लिए मेन हाउस से लेकर आया हूँ। एक तेज मूवमेंट में उन्होंने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। एस्टर उसे देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये सच में तलवार है? क्योंकि साफ दिख रहा था उसमें कोई ब्लेड ही नहीं था। विक्काउंट हल्का मुस्कुराए और बोले, जब इसमें मैजिक चैनल होती है तब असली ब्लेड बनती है। उन्होंने जैसे ही अपनी मैजिक तलवार में डाली, हिल्ट से एक क्रिम्सन एथेरियल ब्लेड उभर आई। लाल स्पेक्ट्रल धार चमक उठी और एस्टर बस उसे देखकर चुप रह गया। विक्काउंट बोले, ये तलवार अपने यूजर की मैजिक से खुद को पूरा करती है, यही इसकी असली पावर है। फिर उन्होंने एक ही स्विंग में तलवार घुमाई। अगले ही पल एक विशाल शॉकवेव जंगल में फैल गई। हवा का तूफान और मलबे का भंवर चारों तरफ दौड़ गया। पेड़ दो हिस्सों में टूटते चले गए और पूरा रास्ता साफ कट गया, जैसे जंगल को किसी अदृश्य ताकत ने चीर दिया हो। विक्काउंट ने तलवार नीचे करते हुए गंभीर आवाज में कहा, लेकिन अगर यूजर की मैजिक कमजोर हो तो यह तलवार उसे पूरी तरह ड्रेन कर देती है। ये सच में एक डिवोरिंग ब्लेड है। उन्होंने चमकती क्रिम्सन हिल्ट एस्टर की तरफ बढ़ाई और पूछा, ट्राई करोगे? एस्टर ने बिना एक सेकंड सोचे तलवार पकड़ ली। उसके हाथ अपने फादर के हाथों पर आकर टिक गए, जैसे कोई प्रतीकात्मक पल हो। जैसे ही उसकी उंगलियां हिल्ट को छूती हैं, उसकी मैजिक तुरंत रिएक्ट करती है। सुनहरी ऊर्जा की लहरें और आर्क जैसी चमकती टेंड्रिल्स तलवार की ओर दौड़ पड़ी। अगले ही पल उसके आसपास ऊर्जा का विस्फोट हो गया। एक जंगली और अनकंट्रोल्ड तूफान की तरह पावर चारों तरफ फैल गई। एस्टर को महसूस हुआ कि उसकी मैजिक खुद ब खुद तलवार में बह रही है। वह एहसास इतना जबरदस्त था कि उसकी सांस तक रुक गई। उसी समय ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर अचानक आसमान की तरफ लाल रोशनी की एक विशाल बीम उठी। वह सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर चली गई और सब लोग हैरानी से देखने लगे। एक नाइट घबराकर बोला, क्या कोई कॉमेट गिरा है? दूसरा चिल्लाया, नहीं, उल्टा कुछ आसमान की तरफ उड़ गया। दूर खड़ी अल्फेन ने भी यह शोर सुना। भले ही लोगों की बातें साफ नहीं थीं, लेकिन उस ऊर्जा को वह तुरंत पहचान गई। उसके मन में जरा भी शक नहीं था, यह एस्टर है। जंगल में एस्टर आखिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी से भरी मुस्कान थी। वह हांफते हुए बोला, यह तलवार सच में कमाल है। विक्काउंट अपने बेटे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और गंभीरता दोनों थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, असली कमाल तलवार नहीं है, असली कमाल तुम्हारे अंदर की पावर है। फिर उन्होंने भारी आवाज में बताया, एल्माइन फैमिली के पूरे इतिहास में कभी भी किसी के पास 7 विंग्स एम्ब्लेम नहीं रहा। दोनों जंगल में थोड़ा और आगे चलते गए। विक्काउंट बोले, अगर तुम इस पावर को सही से मास्टर कर लेते हो तो तुम मेरे जैसे 6 विंग्स स्वॉर्ड्समैन से भी बहुत आगे निकल जाओगे, यहां तक कि रॉड्री से भी। रॉड्री का नाम सुनते ही एस्टर के दिमाग में उसका चेहरा चमक उठा। उसी पल उसके सुनहरे आंखों में एक जलती हुई आग भड़क उठी, बदले और संकल्प की आग। लेकिन उसके फादर ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, इतनी बड़ी ताकत हमेशा टकराव को जन्म देती है। एस्टर ने ग्रान की हिल्ट को और कसकर पकड़ लिया। विक्काउंट बोले, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं, तुम्हारा एम्ब्लेम तुम्हारी पीठ पर चमकता है, तो कुछ लोग तुमसे जलेंगे, कुछ तुमसे नफरत करेंगे, जैसे भूतिया हाथ तुम्हें अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग तुम्हें अपनी चालों और स्कीम्स में फंसाने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें खतरा समझकर खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे जैसे सपोर्ट दे रहे हो। इसलिए अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो, ताकि जब असली पल आए तब तुम्हें अपनी बेबसी पर पछताना न पड़े। मजबूत आवाज में उन्होंने अपने दत्तक बेटे से कहा, और मजबूत बनो। एस्टर ने अपने फादर का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। उसने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, थैंक यू। मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं 7 विंग्स को जरूर मास्टर करूंगा। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई कि वह कभी भी अपनी पिछली जिंदगी की तरह कमजोर और दुखी जीवन नहीं जिएगा। 3 दिन बाद विक्काउंट और उनकी पत्नी ग्रैंड हॉल में खड़े थे, अपनी बेटियों के घर लौटने का इंतजार करते हुए। तभी सीढ़ियों से 2 युवा महिलाएं नीचे उतरीं। एक के छोटे लाल बाल थे और चेहरे पर तीखा आत्मविश्वास, दूसरी के लंबे सफेद बाल और एक शांत सौम्य मुस्कान। लाल बालों वाली लड़की ने गर्व से घोषणा की, कादरिया का वापस आ गई। फिर गला साफ करते हुए उसने बाहें फैला दी और चमकती मुस्कान के साथ बोली, आओ मेरी प्यारी छोटी सिस्टर्स, अपनी बड़ी सिस्टर को हक करो। लेकिन अगले ही पल दोनों छोटी लड़कियां सीधे सफेद बालों वाली बहन की तरफ दौड़ गईं। मार्फा कहते हुए उन्होंने उसे खुशी से गले लगा लिया। हॉल के बीच में अकेली खड़ी कुड़ो कुछ पल तक पलकें झपकाती रह गई। हैरान होकर बोली, 1 मिनट, कोई मुझे हक क्यों नहीं कर रहा?
छोटी बहनों ने मार्फा से लिपटे लिपटे जवाब दिया, क्योंकि सिस्टर कुडो हमेशा हमारा हेयर स्टाइल खराब कर देती है। कुडो ने तुरंत हाथ बांध लिए और नाराज चेहरा बनाकर बोली, बिल्कुल गलत आरोप। मैंने नाइट की एटिकेट पूरी तरह मास्टर कर ली है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लेकिन उसकी यह गंभीर छवि अगले ही पल टूट गई जब उसने अल्फेन को देखा। वह जोर से चिल्लाई, अल्फेन, और अगले ही सेकंड उस पर झपट पड़ी। उसे इतनी जोर से गले लगा लिया कि वह लगभग दम घुटने लगा। कुडो जोर जोर से पूछ रही थी, बताओ, मेरी गैर हाजिरी में तुम गुड गर्ल रही या नहीं? अल्फेन उस जबरदस्त हग से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती हुई बोली, रुको, तुम इतनी रफ क्यों हो? लेकिन कुडो का उत्साह कम ही नहीं हो रहा था। तभी सफेद बालों वाली मार्फा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, वैसे एस्टर कहाँ है? विक्काउंट हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, ओह, वह लड़का। बस इतना सुनते ही कुडो की नजर बदल गई। उसके चेहरे की गर्मजोशी गायब हो गई और उसकी आंखों में ठंडी गंभीरता उतर आई। उधर गहरे जंगल में एस्टर की तलवार से लाल ऊर्जा का एक हिंसक स्तंभ आसमान की ओर उठ रहा था। एस्टर पूरी ताकत से उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बार बार छलांग लगाते हुए और तलवार घुमाते हुए, जैसे किसी जंगली ताकत को दबाने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसने झुंझलाकर खुद को कोसा कि वह अब भी इस हथियार को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसे पता भी नहीं था कि उसकी बहन पहले ही उसे ढूंढने निकल चुकी है। इतनी जबरदस्त स्ट्रेन के कारण उसके बालों की एक लट सफेद हो चुकी थी। वह मैजिक से ब्लेड बना सकता था, लेकिन तलवार की असली पावर को दबाने में उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती थी। जंगल का खुला मैदान गड्ढों और दरारों से भरा पड़ा था, साफ सबूत कि वह ग्रांड ब्लेड को कंट्रोल करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसके फादर इस तलवार को इतनी आसानी से कैसे चला लेते हैं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, हल्के मजाक के अंदाज में, लगता है तुम फिर से पूरा जोर लगा रहे हो। एस्टर चौंक कर मुड़ा और अपनी बहन कुडो को देखकर बोला, तुम कब वापस आई? कुडो ने हल्की लेकिन तीखी मुस्कान के साथ कहा, इतना भी टाइम नहीं मिला कि अपनी बड़ी सिस्टर को वेलकम करने आ सको। उसने भौं उठाते हुए पूछा, क्या तुम खुद को इतना स्पेशल समझते हो कि फैमिली की कोई वैल्यू ही नहीं? फिर उसने बताया कि उसने स्वॉर्ड डांस के बारे में सुना है और नाइट एकेडमी में उसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं। डैड तुम पर बहुत प्राउड होंगे, उसने जोड़ा। एस्टर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, असली इंप्रेसिव तो तुम हो। उसने कहा कि उसने सुना है कि एक अप्रेंटिस होने के बावजूद उसने कई मिशंस में खुद को साबित किया है। वह आगे बोला, और यह भी सुना है कि इस साल सिर्फ तुम्हें ही नाइट्स का मेडल ऑफ ऑनर मिला। कुडो ने कंधे उचकाते हुए उदासीनता से कहा, अगर मैं इतना भी ना कर पाती तो फादर की पोजीशन इनहेरिट करने का हक कैसे मिलता? फिर उसने एस्टर की आंखों में सीधा देखते हुए पूछा, सच बताओ, क्या तुमने हेयर बनने का ऑफर सिर्फ मेरे लिए ठुकराया? एस्टर ने हल्का सा साइड मुड़कर बड़बड़ाते हुए कहा कि यह सच में ट्रबलसम है कि उनके फादर ने यह बात कुडो को भी बता दी। उसने शांत स्वर में समझाया, मैंने ऑफर इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे अभी खुद को क्वालिफाइड नहीं लगता। कुडो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने नजरें नीचे कर लीं, जैसे गहराई से सोच रही हो। फिर अचानक वह मुड़ी और बिना कुछ कहे जंगल के रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते उसने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, डैड भी क्रूर हैं और तुम भी। वह बोली, तुम दोनों जानते हो कि यह मेरा सपना है, फिर भी इनहेरिटेंस तुम्हें ऑफर किया गया। धीरे धीरे उसकी परछाई पेड़ों के बीच गायब होने लगी और एस्टर वहीं खड़ा रह गया, उसकी अचानक बदली हुई मूड से पूरी तरह हैरान। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक कुडो पलटी और उसकी तलवार से नीली ऊर्जा की एक भयानक स्लैश सीधी एस्टर की ओर चली आई। वार इतना तेज था कि पास का विशाल पेड़ ऐसे दो हिस्सों में कट गया जैसे वह मक्खन हो। एस्टर मुश्किल से साइड में कूदकर बच पाया। कटे हुए पेड़ का भारी तना धड़ाम से जमीन पर गिरा और वह जल्दी से पीछे उछलकर कुचले जाने से बचा। हल्के से लैंड करते ही वह चिल्लाया, तुम अचानक ये क्या कर रही हो? कुडो के चारों ओर शक्ति की नीली आभा भड़क रही थी। उसने चुनौती भरी मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों बाद बड़ी सिस्टर आखिर तुम्हें टेस्ट करेगी। उसने तलवार को अपने कंधे पर टिकाया और तीखी मुस्कान के साथ बोली, अब मैं सच में अटैक करूंगी। एस्टर के चेहरे पर घबराहट झलक गई। उसने जल्दी से कहा, रुको प्लीज, मेरी स्वॉर्ड अभी भी इनकम्प्लीट है। कुडो ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्या यही बहाना तुम बैटलफील्ड में किसी एनिमी को दोगे? एनिमी? यह शब्द एस्टर के दिमाग में गूंज उठा। तभी उसे समझ आया कि यह कोई मजाक नहीं है। कुडो ने कॉम्बैट स्टांस लेते हुए कहा, नाइट का क्रीड साफ है, हमेशा बैटल के लिए रेडी रहो, और अगर तुम बहुत होल्ड बैक करोगे तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगी। उसका पहला वार इतना भयानक था कि एस्टर मुश्किल से बच पाया। अब उसे समझ आ गया था कि यह असली फाइट है। वह पीछे की ओर छलांग लगाता हुआ उसके लगातार हमलों से बचने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी मैजिक को कंट्रोल करने के लिए भी जूझ रहा था। तभी उसने अपनी बहन की आंखों में असली किलिंग इंटेंट देखा और उसी पल उसे एहसास हो गया कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मजबूरी में उसने ग्रान की क्रिम्सन पावर को रिलीज कर दिया। उसकी तलवार से उठती लाल ऊर्जा और कुडो के चारों ओर घूमती नीली आभा आपस में टकराईं। उसी क्षण एस्टर के मन में एक डरावना ख्याल आया, वह सच में मुझे मारना चाहती है।
दोनों की लड़ाई जंगल के और भी गहरे हिस्से में फैल गई, जहां कोई देखने वाला नहीं था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे बिजली पेड़ों के बीच उतर आई हो। हर टकराव के साथ चमकते प्रकाश के विस्फोट हो रहे थे। कुडो ने वार करते हुए जीभ क्लिक की। उसकी तलवार हवा को साफ चीरती हुई घूम रही थी, चेहरा कठोर और निर्दयी। उसने कहा, तुम अभी भी स्वॉर्ड के साथ उतने ही स्किल्ड हो। फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी स्पीड के साथ चल पाओगे। नाइट एकेडमी में मिली ट्रेनिंग के बाद वह बहुत मजबूत हो चुकी थी। एस्टर उसके लगातार हमलों को एक एक करके ब्लॉक करता रहा। तभी उसने अपना स्टांस मोड़ा और एक भयानक वार किया जिसने एस्टर को पीछे उछाल दिया। ठंडी आवाज में उसने कहा, तुम्हारा मना कंट्रोल बहुत ही पैथेटिक है। एस्टर जमीन पर फिसल गया। उसके बूट मिट्टी में गहरी लकीरें खींचते चले गए। फिर भी उसने खुद को गिरने नहीं दिया और किसी तरह खड़ा रहा। उसने ऊपर देखकर कहा, तुम अभी भी उतनी ही मर्सिलेस हो जितनी मुझे याद है। उसका मन अनचाहे ही अतीत में चला गया। कुडो हमेशा से ऐसी ही थी, फियर्स, कॉन्फ्रंटेशनल और कभी हार न मानने वाली। फैमिली में वह अकेला आदमी था जिसके पास औपचारिक रूप से इनहेरिट करने का अधिकार था और ऊपर से 7 विंग क्रेस्ट का धारक भी। यही वजह थी कि वह हमेशा कुडो के लिए एक चुभता हुआ कांटा रहा। उसके लिए एस्टर की हर चीज अन्याय जैसी लगती थी। वह धीरे धीरे एक ऐसे तूफान में बदल गई थी जो हर अन्याय को चुनौती देता था, और अगर एस्टर ईमानदार होता तो मानता कि वह उसकी नेचुरल एनिमी थी। तभी अचानक कुडो ऊंची छलांग लगाकर हवा में पहुंच गई। एक पल के लिए एस्टर ने उसकी परछाई को पेड़ों की छतरी के ऊपर उठते देखा और तुरंत समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसकी तलवार न्याय की तरह नीचे गिरी। टकराव इतना भयानक था कि जंगल की जमीन फट गई और एक जबरदस्त शॉक वेव चारों तरफ फैल गई। कुडो उसके ऊपर खड़ी होकर ठंडी आवाज में बोली, तुम इस फैमिली के अगले हेड बनने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ फादर के चैम्बर में अल्फेन खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। उसने धीमे लेकिन बेचैन स्वर में पूछा, क्या सच में उन्हें अकेले फाइट करने देना ठीक है? उसने कहा कि भाई बहनों की ऐसी रेकलेस लड़ाई कहीं मौत पर खत्म न हो जाए, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं कि आखिरी लाइन क्रॉस कर दें। फिर भी अल्फेन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। उसने आगे पूछा, हमें नाइट एकेडमी से अचानक बुलाने की असली वजह क्या है? उसे महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ सक्सेशन की नहीं है। उनके फादर ने धीरे से दराज खोली और एक सील किया हुआ एनवेलप निकाला जिस पर एल्महाइन मैन फैमिली का इंसिग्निया बना हुआ था। उसे देखते ही अल्फेन की सांस अटक गई। फादर ने समझाया, यह समन्स है। फैमिली के कोर एल्डर्स अपने ग्रैंडचाइल्ड से पर्सनली मिलना चाहते हैं। अल्फेन ने धीमे से पूछा, क्या बात इतनी सीरियस है? उन्होंने बिना झिझक कहा, सबसे बुरी स्थिति में हम एस्टर को खो सकते हैं। उधर जंगल में लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी तलवारें बार बार टकरा रही थीं। हर टकराव के साथ शॉकवेव पेड़ों में ऐसे फैल रही थी जैसे तबाही की धड़कन। लड़ते लड़ते एस्टर ने कहा, कुडो, ये सब बेकार की बातें बंद करो। उसने याद दिलाया, मैं पहले ही सक्सेसर बनने से मना कर चुका हूं। यह तुम सबसे बेहतर जानती हो। कुडो के चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। उसने तलवार ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारा वही रिफ्यूजल ही तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है। उसका ब्लेड भयानक ताकत से नीचे गिरा। एस्टर ने किसी तरह उसे रोका, लेकिन उस वार का वजन उसे हिला गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी तलवारबाज से नहीं बल्कि किसी ट्रोल के वॉरहैमर से टकरा गया हो। कुडो ने और ज्यादा ताकत लगा दी, पूरा दबाव वार में डालते हुए। आखिरी पल में एस्टर ने कलाई मोड़ी और अपनी तलवार पलटकर उसके वार को जमीन में मोड़ दिया। उसने तेज आवाज में पूछा, अब तो मेरी बात सुनोगी? कुडो हल्का मुस्कुराई और बोली, क्या तुम भागने की सोच रहे हो? अगले ही पल उसने अपनी पूरी ब्रूट स्ट्रेंथ रिलीज कर दी। एस्टर साइड में उछलकर दूर जा गिरा और एक पेड़ से इतनी जोर से टकराया कि छाल फटकर उड़ गई। उसके मुंह से खून निकल आया, आंखों में अविश्वास साफ था। कुडो ने नीचे देखते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ तलवार घुमाना जानते हो तो तुम थर्ड रेट हो। उसने आगे कहा, जो लोग सिर्फ मना पर भरोसा करते हैं वे सेकंड रेट हैं, लेकिन जो तलवार और मना दोनों को साथ मास्टर करते हैं वही फर्स्ट रेट कहलाते हैं। उसने ठंडी आवाज में कहा, सच कहूं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। उसने समझाया कि विंग क्रेस्ट का फर्क सीधे मना कैपेसिटी दिखाता है। सिर्फ एक विंग का फर्क भी लगभग 3 गुना पावर देता है। उसके पास 5 विंग्स थे और टेक्निकली वह एस्टर से 2 स्टेज नीचे थी, क्योंकि एस्टर के पास 7 विंग्स थे। फिर भी एस्टर कभी सीधे पावर क्लैश नहीं करता था। वह हमेशा रिफाइंड टेक्निक के पीछे छिपता था। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, या फिर तुम अभी भी 3 साल पहले की तरह कंट्रोल खोने से डरते हो? उसके शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे लगे। एस्टर अचानक स्थिर हो गया। यादें उसके दिमाग में उभर आईं। क्या वह सच में हमेशा डरता रहा था? क्या उसी घटना के बाद उसने अनजाने में अपनी ही पावर को सील कर दिया था? पहली बार उसने खुद से यह सवाल किया। उसने अपनी तलवार की ओर देखते हुए बुदबुदाया कि शायद इसी वजह से सोर्ड ग्रान हमेशा उसके हाथ में अनस्टेबल लगता था।
कूडो का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहती थी। फिर तीखी आवाज में बोली, अगर तुम उन ब्लेसिंग्स को अपनी अज्ञानता और घमंड से सड़ने दोगे तो बेहतर है उन्हें किसी ऐसे को दे दो जो उनकी असली कीमत समझता हो। यह कहते ही वह झपटी। इस बार उसकी किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। लेकिन इस बार एस्टर पीछे नहीं हटा। उसने उसका पूरा वार सीधे सामने से रोका। उनकी तलवारें भयानक गर्जना के साथ टकराईं, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। कूडो की आंखों में हैरानी भर गई, क्योंकि वह खुद पीछे धकेल दी गई थी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एस्टर ने उसका फुल पावर अटैक डिफ्लेक्ट कर दिया। एस्टर हल्का मुस्कुराया और बोला, थैंक यू कूडो। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मैं आखिरकार जाग गया। इतना कहते ही वह पूरी स्पीड से आगे झपटा। कूडो ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी भौहों में हल्की उलझन साफ थी। एस्टर का यह लापरवाह चार्ज उसे समझ नहीं आ रहा था। बिना अपनी तलवार स्टेबल किए वह अटैक क्यों कर रहा था? क्या उसका मना खत्म हो गया था? यह ख्याल खुद ही बेकार लग रहा था। जैसे ही एस्टर आगे बढ़ा, मना उसकी तलवार में बाढ़ की तरह भरने लगा। उसकी पीठ पर चमकते 7 विंग्स के भीतर एक विशाल, लगभग अनंत रिजर्व सील था। उसे पता था कि वह अब भी उस ताकत को पूरी प्रिसिजन से कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इस बार उसने कंट्रोल करने की कोशिश ही छोड़ दी। एक पल के लिए उसने टेक्निक पर भरोसा करना छोड़ दिया और अपनी सारी मना को एक ही मूवमेंट में, एक ही स्ट्राइक में डाल दिया। उसका वार भयानक ताकत के साथ नीचे गिरा। कूडो ने तुरंत तलवार उठाई और उसे साफ सुथरे तरीके से ब्लॉक कर लिया, खुद को स्थिर करते हुए। फिर भी जैसे ही ब्लेड टकराए, उसे फर्क साफ महसूस हुआ। एस्टर के अंदर सच में कुछ बदल गया था। वार रोकने के बाद कूडो हल्का मुस्कुराई। उसके चेहरे पर थोड़ी मनोरंजन भरी चमक थी। उसने पूछा, क्या तुमने सच में ये सब सोचकर किया है, या फिर यह भी तुम्हारे उन आधे अधूरे इंपल्स में से एक है? एस्टर ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। अब उसके भीतर जरा भी हिचक नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, इस बार मैं अपनी सेकंड लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत। उसने कहा, इस बार मैं सब कुछ हासिल करूंगा। 7 विंग्स की पावर, सोड ग्रान और इस फैमिली में अपनी जगह भी। ये वही चीजें थीं जिनके लिए वह पहले बेतहाशा लड़ता रहा था, लेकिन कभी पा नहीं सका। सेकंड लाइफ शब्द सुनते ही कूडो एक पल के लिए जड़ हो गई। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी चमकी, छोटी लेकिन साफ। बस उसी एक पल के गैप में एस्टर ने मूव कर दिया। मना बिजली की तरह उसकी तलवार में भर गया और वह एक झटके में दूरी खत्म करता हुआ आगे पहुंच गया। वह ऊंचा उछला, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए। उसकी तलवार अंतिम वार के लिए तैयार थी, और तभी वह अचानक गायब हो गया। कूडो की आंखें फैल गईं, क्योंकि बीच हवा में वह उसकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन एस्टर सच में गायब नहीं हुआ था। वह नीचे झुक गया था, अपनी मना को और भी ज्यादा कंप्रेस करते हुए, उसे और घना और खतरनाक बनाते हुए। उसके आसपास का प्रेशर अचानक भारी हो गया। उसने अपनी सारी ताकत उस ब्लेड में भर दी। फिर उसने खुलकर कहा, अब और कोई रोक नहीं। कूडो ने उसी पल बदलाव महसूस कर लिया। हवा खुद भारी हो गई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है। एस्टर ने अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे गिराई। मना की उस गिरती हुई आर्क के नीचे हवा खुद चीखती हुई फटने लगी। कुछ समय बाद कूडो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने जंगल नहीं था, बल्कि अपने कमरे की जानी पहचानी छत थी। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह यहाँ कैसे पहुंची। खिड़की के पास उसकी बड़ी बहन मार्फा खड़ी थी। पर्दों से छनकर आती धूप कमरे में फैल रही थी। मार्फा ने मुड़कर शांत स्वर में कहा, तुम्हें जागने में काफी टाइम लग गया। कूडो तुरंत उठ बैठी। उसकी आवाज तेज थी। ड्यूल का क्या हुआ? रिजल्ट क्या था? मार्फा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एस्टर तुम्हें खुद उठाकर यहाँ लाया था। उसने बताया कि एस्टर ने सबको यही कहा कि कूडो लड़ाई के बीच में ही सो गई थी। नाइट एकेडमी से लंबी यात्रा की थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई और वह बस बेहोश हो गई। कूडो ने चुपचाप अपनी तलवार की तरफ देखा। वह सच नहीं था। उसे आखिरी पल साफ याद था। एस्टर की तलवार उसके सामने बस कुछ इंच दूर रुक गई थी। उसने उसकी मना का भयानक दबाव महसूस किया था, इतनी ताकत कि वह उसे 2 हिस्सों में काट सकती थी। लेकिन वार पड़ने से ठीक पहले एस्टर ने मना ब्लेड को डिस्पर्स कर दिया था। सिर्फ बची हुई शॉकवेव उसके शरीर को छूकर निकली थी, जो उसे बेहोश करने के लिए काफी थी। उसी पल उसने एक सीधी और साफ बात समझ ली थी, चाहे वह कुछ भी कहे, एस्टर कभी अपनी ही बहन को नहीं मारेगा। फिर भी एक पल के लिए उसे सच में लगा था कि शायद वह ऐसा कर सकता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उम्र में छोटा होने के बावजूद एस्टर अब कुछ ऐसा बन चुका था जो बेहद खतरनाक, बेहद ताकतवर और बेहद परेशान करने वाला था। कूडो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई इतना ज्यादा इरिटेटिंग बन चुका है। वह अचानक खड़ी हुई, तलवार कसकर पकड़ी और सीधे माल्फा से पूछ बैठी, एस्टर कहाँ है? उसकी आंखें तेज हो गईं। ये ड्यूल ऐसे खत्म नहीं होगा। अगली बार हम शुरू से फुल पावर के साथ फाइट करेंगे। माल्फा का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने शांत आवाज में कहा, एस्टर कासल छोड़ चुका है। कूडो वहीं जम गई। माल्फा ने समझाया, मेन हाउस ने उसे बुलाया है और आज सुबह ही वह फादर के साथ निकल गया।
कूडो की आंखों में कंफ्यूजन देख माल्फा ने पूछा, क्या सच में तुम्हें इस समन के बारे में पता नहीं था? कूडो की आवाज गुस्से से भर गई। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसी समय कासल के बाहर जंगल वाली सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर एस्टर अपने फादर के सामने चुपचाप बैठा था। उसके फादर बोले, जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो उन पुराने लॉर्ड्स में से है जो चुपचाप एल्महाइन फैमिली को सपोर्ट करते हैं। भले ही वो लोग अब लीडरशिप से रिटायर हो चुके हों, लेकिन मैन और ब्रांच फैमिली के पुराने हेड्स और उनके नीचे के पावरफुल एल्डर्स के पास आज भी असली अथॉरिटी है। वह लोग स्पॉटलाइट में नहीं रहते, लेकिन असली कंट्रोल शैडो से करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अजीब बात यह है कि तुम्हारे एडॉप्शन के बाद उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए अब अचानक तुम्हें बुलाना कोई छोटी बात नहीं है। एस्टर शांत रहा और बोला, शायद ये स्वॉर्ड डांस असेंबली से जुड़ा है। मैंने सुना है कि एल्महाइन फैमिली के एल्डर्स अपने ऑनर को सबसे ऊपर रखते हैं, गोल्ड से भी ऊपर, लाइफ से भी ऊपर, और जो भी उस ऑनर को दाग लगाए उसे सीधे बीस्ट केज में फेंक देते हैं। उसके फादर उसे घूरते रह गए। तुमने ये बकवास कहानी कहां से सुनी? एस्टर थोड़ा सा अटक गया। शायद बहुत पहले कहीं सुना था। फिर उसने स्थिर आवाज में कहा, जो भी होगा, पनिशमेंट या एक्साइल, मैं रेडी हूं। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उसके फादर ने पूछा, क्या तुम्हें कूडो को बिना गुड बाय बोले जाना सच में परेशान नहीं करता? एस्टर हल्का सा मुस्कुराया। सब ठीक है, वैसे भी हमारे डिपार्चर लगभग एक ही समय होने वाले थे, और सच कहूं तो ये बेहतर है। कूडो मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैं आसपास नहीं रहूंगा तो शायद वह ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, उसने आगे कहा। और सच में उसी की वजह से मुझे आखिर समझ आया कि स्वॉर्ड ग्राहम को सही तरह कैसे यूज करना है। अब मैं 7 विंग्स की पावर पहले से ज्यादा फ्रीली निकाल सकता हूँ। एस्टर की नजरें मजबूत हो गईं। जो भी आगे होगा, आप मुझे बचाने मत आना, मैं खुद सरवाइव कर लूंगा। उसके फादर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी बाहर से एक आवाज आई, ड्रामा थोड़ा कम करो, तुम यहाँ सबसे छोटे हो। एस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। चलती हुई घोड़ा गाड़ी के साइड से चिपकी हुई कूडो थी। उसका चेहरा जिद्दी, तेज और चैलेंज से भरा हुआ था। अगले ही पल वह फुर्ती से गाड़ी में चढ़ गई, जैसे इस जर्नी में उसका होना पहले से तय था। अंदर आते ही उसने एस्टर को घूरा। चुपचाप निकल गए। अपनी बड़ी बहन को एक शब्द भी नहीं बताया? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और यकीन न होने वाला शौक भी। मैंने मेन हाउस के एल्डर्स का समन सुन लिया है। ऑनर का मामला हो या थ्रेट, ऐसा कॉल मुझे या माल्फा को कभी नहीं मिला। तभी हिफेड की सख्त आवाज आई, कूडो, तुम मेन हाउस नहीं आ सकती। ये मामला बहुत सेंसिटिव है और खतरनाक भी। लेकिन कूडो बिल्कुल शांत होकर एस्टर के पास बैठ गई। उसकी नजरें सीधी थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे सब पता है, पूरी सिचुएशन समझ चुकी हूँ। कूडो को अच्छी तरह पता था कि उनके फादर ने उसे और माल्फा को नाइट एकेडमी से वापस बुलाया था ताकि उनकी गैर मौजूदगी में एस्टेट की सिक्योरिटी संभाली जा सके। वह इतनी नादान नहीं थी कि इस बात का मतलब समझ न पाए। फिर भी उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने गंभीर आवाज में कहा कि मेन हाउस से आया समन मजाक नहीं होता। इसका मतलब सिचुएशन बहुत सीरियस है, इतनी सीरियस कि हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ता है। माल्फा ने तो साफ चेतावनी भी दी थी कि इस बार सच में ऐसा हो सकता है कि एस्टर वापस ही न लौटे। एस्टर ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी। तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं बस बात करने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह सच्चाई समझता था। सुरक्षित लौटेगा या नहीं, यह बिल्कुल तय नहीं था। तभी कूडो ने अचानक उंगली उठाकर सीधे उसकी तरफ इशारा किया। ध्यान से सुनो, उसने बिना किसी घुमाव के सीधा कह दिया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एस्टर पलक झपक कर रह गया, थोड़ा हैरान। लेकिन कूडो बिल्कुल नहीं रुकी। मुझे नफरत है कि तुम एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए लड़के हो जहां सिर्फ लड़का होना ही एडवांटेज है। मुझे नफरत है कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं। मुझे नफरत है कि सब तुम्हें खास समझते हैं। मुझे नफरत है कि तुम अपनी बड़ी बहनों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि सबसे छोटे होते हुए भी तुम इतना मैच्योर एक्ट करते हो। उसने गहरी सांस ली। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज नरम हो गई। लेकिन चाहे ये सब कितना भी अनफेयर लगे, तुम फिर भी फैमिली हो। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग दिखो, कितने भी शांत रहो, तुम अभी भी मेरे छोटे भाई हो। वह उठकर सीधी खड़ी हो गई, गर्व से, बिना जरा भी हिले। इसलिए सही से वापस आना ताकि हम अपना ड्यूल फिर से सेटल कर सकें, इस बार शुरुआत से ही फुल पावर के साथ। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं तुम्हें इतनी सस्ती जीत लेकर भागने नहीं दूंगी। इतना कहकर वह उतनी ही आसानी से चलती हुई घोड़ा गाड़ी से कूद गई जितनी आसानी से चढ़ी थी। एस्टर तुरंत बाहर झुककर देखने लगा। हैरान होकर उसने फादर से पूछा, वह सिर्फ ये कहने के लिए इतनी दूर आई थी? हिफेड ने दूर जाती उसकी छोटी होती आकृति को गर्व भरी नजर से देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे तो ये एक सही विदाई लगी। एस्टर के होंठों पर धीमी मुस्कान आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो कूडो सड़क पर खड़ी थी, दूर जाती गाड़ी को उसी हिम्मत से देखती हुई। दिल में उसने उसे धन्यवाद दिया और चुपचाप खुद से एक वादा किया, मेन हाउस में चाहे जो भी उसका इंतजार कर रहा हो, वह जरूर वापस लौटेगा। इसके बाद दृश्य बदलता है। विस्काउंट हिफ्राइड और एस्टर अब एल्महाइम फैमिली के मेन रेजिडेंस पहुंच चुके हैं।
जैसे ही वह एस्टेट के मैदान में कदम रखते हैं, एक गाइड टीम तुरंत उनका स्वागत करने आ जाती है। उनका कप्तान औपचारिक अंदाज में झुककर कहता है, ग्रैंड एल्डर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर विस्काउंट हिफ्राइड शांत स्वर में जवाब देते हैं, गाइड की जरूरत नहीं है, रास्ता मुझे पता है। लेकिन कप्तान तुरंत सख्ती से मना कर देता है, माफ कीजिए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते। हमें सख्त आदेश मिला है कि आप दोनों को साथ लेकर अंदर तक एस्कॉर्ट करें। सिर्फ माहौल देखकर ही एस्टर समझ जाता है कि उसे किसी दादा के प्यार में नहीं बुलाया गया। ये वैसा स्वागत नहीं लगता। हवा में एक अजीब सा तनाव है, सब कुछ थोड़ा ज्यादा औपचारिक, थोड़ा ज्यादा नियंत्रित। फिर भी जब उसकी नजरें आसपास के परिचित नजारों पर पड़ती हैं तो दिल में हल्की सी नॉस्टैल्जिया उठती है। कितना अजीब, इतने समय बाद घर लौटा हूँ। वह चुपचाप एस्टेट को देखता रहता है। पुरानी यादें मन में उभरती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। आखिरकार उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और वह गाइड टीम के साथ अंदर बढ़ते हैं। चलते हुए विस्काउंट हिफ्राइड धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, मुझे लगता है तुम समझते हो एस्टर, आज कम से कम अपना टेम्पर कंट्रोल में रखना। सामने वाला चाहे जो भी कहे। एस्टर ध्यान से सुनता है और बिना झिझक जवाब देता है, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं। उसके फादर हल्की सांस छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि असली समस्या वही लोग हैं। ध्यान से सुनो, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वह। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एस्टर, जो अब भी इधर उधर देखते हुए चल रहा था, अपने फादर की तरफ देखे बिना ही आराम से बीच में बोल पड़ता है, डेरियस कहीं नजर नहीं आ रहा। एस्टर उसी बेपरवाह टोन में बोलता रहता है, वैसे भी उसका डोमिनेंट हाथ कुचल गया है, अभी वापसी करना उसके लिए मुश्किल ही होगा। ये सुनते ही विस्काउंट हिफ्राइड उसे तेज नजरों से देखते हैं। तुम सुन भी रहे हो? एस्टर अपने ख्यालों से थोड़ा बाहर आता है और सादा सा जवाब देता है, हाँ। फिर वह शांत स्वर में जोड़ता है, आज के लिए मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, क्लैम की तरह। कूडो ने कहा है कि मुझे सुरक्षित वापस आना है। इतने में वह दोनों एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच चुके होते हैं। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और उसकी गूंजती आवाज पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। अंदर कदम रखते ही गार्ड्स का कप्तान ऊंची औपचारिक आवाज में घोषणा करता है, लॉर्ड हिफ्राइड और उनके पुत्र आ गए हैं। विशाल हॉल के दूर छोर पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी नपे तुले स्वर में बोलता है, आखिर तुम आ ही गए, क्या 10 साल से ज्यादा हो गए? पिता और पुत्र आगे बढ़ते हैं। तभी एक और आवाज आती है, हल्की सी मुस्कान के साथ, हम मेरे पोते हिफ्राइड। विस्काउंट हिफ्राइड तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं और गहरा झुककर पूरा सम्मान देते हैं, सिर नीचे किए हुए। काफी समय हो गया, छठे हेड नहीं, ग्रेट ग्रैंड एल्डर। दूसरी तरफ एस्टर पूरी शांति बनाए रखता है। जैसे ही उसे उस बूढ़े आदमी की नजरों का वजन महसूस होता है, उसके मन में एक ख्याल गुजरता है, यही है वह मॉन्स्टर जो एल्महाइम की छाया में छिपा बैठा है। मेन हाउस का छठा हेड जेनिथ एल्महाइम। उसके आसपास बैठे हैं असली हैवीवेट्स, वे लोग जो एल्महाइम के नीचे असली ताकत रखते हैं, जबरदस्त अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस वाले नामी चेहरे। उनमें से कुछ को एस्टर स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल से पहचान भी लेता है। उसकी नजरें पूरे हॉल को एक पल में स्कैन करती हैं, फिर वह लगभग कैजुअल अंदाज में पूछता है, रोडेरिक यहाँ नहीं है? उसके चेहरे पर हल्का सा सरप्राइज झलकता है, लेकिन किसी और के जवाब देने से पहले ही छठा हेड तीखी आवाज में बोल उठता है, वह आदमी यहाँ नहीं है ब्रैट, वह नाइट्स का हेड है जो सीधे रॉयल्टी की सेवा करते हैं। उसके पास ऐसे मामूली मामलों के लिए समय नहीं है। कमरे का माहौल भारी बना रहता है, अथॉरिटी और अनकहे तनाव से भरा हुआ। तभी अचानक एल्डर के शरीर से एक भयानक और दबाव भरी आभा निकलने लगती है, इतनी घनी और दम घोंटने वाली कि पूरा हॉल जैसे अदृश्य वजन के नीचे दब जाता है। उसकी मौजूदगी ही कमरे को कंट्रोल करने के लिए काफी लगती है। वह ठंडी आवाज में आगे बोलता है, इसलिए हम बूढ़े सैनिक थोड़े कंसिडरेट बनकर एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाल रहे हैं। यह सुनकर एस्टर बाहर से बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन उसके मन में ख्याल धीरे धीरे चलते रहते हैं। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पिछले जीवन में तो मुझे इन्हें देखने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन मौजूदा हेड की गैर मौजूदगी में इतने बड़े एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा करना, सिर्फ एक रिटायर्ड आदमी के लिए, यह अभी भी काफी वजन रखता है। छठे हेड का इन्फ्लुएंस साफ दिख रहा था। रिटायर होने के बाद भी उसकी अथॉरिटी लगभग पूरी तरह एब्सोल्यूट लगती थी। तभी विस्काउंट हिफ्राइड आखिर बोलते हैं। उनकी आवाज कंट्रोल्ड लेकिन मजबूत होती है। और यह तथाकथित वल्गर मामले क्या हैं? जेनिथ एल्महाइम हल्की सी हंसी हंसता है। हाँ, तुम पहले से समझ चुके हो, है ना? उसकी तेज नजरें हल्की सी एस्टर की तरफ मुड़ती हैं। सुना है तुम्हारे पालतू कुत्ते ने स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में काफी हंगामा किया। यह अपमान हवा में भारी होकर लटक जाता है, जानबूझकर बोला गया और चुभने वाला। हॉल का तनाव और भी घना हो जाता है। एस्टर एक पल के लिए नजरें नीचे करता है, फिर दोबारा सामने देखता है। उसकी सुनहरी आंखें स्थिर और बेखौफ रहती हैं। मन ही मन वह सोचता है, जैसा सोचा था बात उसी तरफ जाएगी। विस्काउंट हिफ्राइड शांत स्वर में जवाब देते हैं, अगर बात उसी घटना की है तो मौजूदा हेड रोडेरिक ने खुद उसे सुलझाकर केस बंद कर दिया था। लेकिन एल्डर तुरंत उस बात को खारिज कर देता है। वह सिर्फ जनता के लिए किया गया एक शो था। जेनिथ एल्महाइम ठंडे स्वर में कहता है,
इससे यह सच नहीं बदलता कि एल्महाइम की प्रतिष्ठा पर दाग लगा है। अज्ञात मूल के बच्चे को गोद लेना शुरू से ही गलती थी। अगर वह चुपचाप और नुकसान रहित रहता तो हम नजरअंदाज कर देते। उसकी आवाज और सख्त हो जाती है, हर शब्द के साथ कमरे का दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा मेन हाउस की तरफ अपने दांत दिखाने लगे तो कहानी अलग हो जाती है। तब उसे निर्वासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और उसी पल पूरे हॉल में एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट फैल जाता है। दबाव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हवा तक भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य वजन हर सांस को कुचल रहा हो। छठा हेड ठंडी नजरों से आगे देखते हुए बोलता है, बेशक लॉर्ड हिफ्राइड, तुम्हें भी उचित सजा से बचने नहीं दिया जाएगा। उसकी आवाज में छिपी धमकी बिल्कुल साफ थी और पूरा हॉल अचानक चुप्पी में डूब गया। ऐसी खामोशी जिसमें कोई सांस लेने की भी हिम्मत न करे। सब कुछ सुनने के बाद एस्टर अचानक मजबूती से बोल उठता है, रुको, जो कुछ भी हुआ वह मैंने अकेले किया। फादर का उससे कोई लेना देना नहीं है। उस पल विस्काउंट हिफ्राइड कुछ नहीं कहते। न वह अपने बेटे को रोकते हैं और न ही खुले तौर पर उसका साथ देते हैं। अपने फादर की खामोशी देखकर एस्टर खुद को धीरे धीरे शांत करता है और फिर चुप हो जाता है। जेनिथ एल्महाइम तीखी और पढ़ पाना मुश्किल नजरों से यह सब देखता है, फिर धीरे से बोलता है, जैसा सोचा था, अनुशासन की कमी है। बच्चे का बड़ों की बात के बीच में बोलना ठीक नहीं। इतना कहकर छठा हेड धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा होता है। उसके खड़े होने भर से हॉल का माहौल और भारी हो जाता है। वह गहरी अधिकार भरी आवाज में कहता है, हमारे बैनर के नीचे 12,000 नाइट्स खड़े हैं और हम सब एल्महाइम नाम का साइन बोर्ड उठाए हुए हैं। लेकिन नाइट्स कोई एकसमान दीवार नहीं है। अनगिनत लोग उस टॉप सीट के लिए लगातार नजरें गड़ाए बैठे हैं। उसकी नजरें हॉल में बैठे एग्जीक्यूटिव्स और एल्डर्स पर घूमती हैं। उसके शब्दों का मतलब हर कोई समझ जाता है। एल्महाइम के अंदर की ताकत स्थिर नहीं है, वह लगातार चुनौती में रहती है और ऐसी जगह जहां हर कोई महत्वाकांक्षी हो, वहां प्रतिष्ठा में आई छोटी सी दरार भी हथियार बन सकती है। जेनिथ एल्महाइम एक कदम आगे बढ़ता है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता है, हमें बस मानसिक शांति चाहिए, इस बात का प्रमाण कि तुम एल्महाइम को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो। वह इशारा करता है और एक तलवार विस्काउंट हिफ्राइड के सामने पेश कर दी जाती है। उस तलवार से हिंसक और भारी आभा निकल रही थी, जैसे कोई तूफान मुश्किल से काबू में रखा गया हो और उसकी ऊर्जा पूरे हॉल में फैल रही हो। छठा हेड ठंडी आवाज में फिर बोलता है, याद है जब तुम अपने झोंक को बचा नहीं पाए थे और एल्महाइम का नाम मिट्टी में घसीट दिया था? तब हमने रोडेरिक से यहीं उसी का हाथ कटवाया था। उसकी किलिंग इंटेंट और भी भारी होकर कमरे पर टूट पड़ती है। अब सांस लेना भी मुश्किल लगता है। फिर वह बेरहमी से आदेश देता है, उस ब्रैट का सिर काट दो और हम इस मामले को खत्म मान लेंगे। ये शब्द तलवार की तरह गिरते हैं। विस्काउंट हिफ्राइड एक पल भी नहीं हिचकते। मैं इनकार करता हूँ। उनकी आवाज में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ अटल फैसला। अगर मुझे अपने ही बच्चे को मारना पड़े तो मैं उससे पहले अपनी जान ले लूंगा। यह सुनकर एस्टर बस धीमे से कह पाता है, फादर, लेकिन आगे कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। छठा हेड अब भी खड़ा है। उसका दबाव पूरे हॉल में फैल रहा है, बेरहम और भारी। उसका चेहरा जरा भी नहीं बदलता। वह शांत लेकिन खौफनाक अंतिम स्वर में कहता है, तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटियां, वह ब्रैट, सबको। हॉल में मौत जैसी खामोशी छा जाती है, जैसे जल्लाद की तलवार हवा में लटकी हो और बस गिरने वाली हो। वह अंतिम फैसला सुनाता है, आज से विस्काउंट हाउस खत्म किया जाता है। आदेश गिरते ही कई नाइट्स आगे बढ़ते हैं। स्टील की चमक हॉल में फैल जाती है जब वे तलवारें निकालकर विस्काउंट हिफ्राइड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी किलिंग इंटेंट पूरी तरह खुल चुकी थी। अपने फादर को चारों तरफ तलवारों से घिरा देखकर एस्टर आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, ग्रैंड एल्डर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? जेनिथ एल्महाइम की आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या? एस्टर बिल्कुल पीछे नहीं हटता। उसकी सुनहरी नजरें सीधी और स्थिर रहती हैं। अगर आपको एक पालतू कुत्ते के काटने से इतना डर लगता है तो इतने बड़े लोग एक साथ सिमटकर कांपते हुए काफी बदसूरत लगते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एस्टर आगे बोलता है, निर्वासन, फांसी, जो करना है कर लो, लेकिन अगर मेरे परिवार को छूने की कोशिश की। इतना कहते हुए वह बिना झिझक अपनी शर्त उतारना शुरू कर देता है। उसका फादर चुपचाप देखता रहता है, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ रहा था कि उसका बेटा अब क्या दिखाने वाला है। एल्डर्स की तरफ मुड़ने से पहले एस्टर हल्की आवाज में अपने फादर से कहता है, सॉरी, लगता है मैं चुप रहने में उतना अच्छा नहीं हूँ। पास खड़ा एक नाइट हैरानी से घूरता है और अचानक बोल पड़ता है, यह क्या है? उसकी नजर एस्टर की पीठ पर बने उस विंग एम्बलम पर टिक जाती है। एस्टर सीधा खड़ा रहता है और उस निशान को साफ दिखने देता है। उसी पल वह ऊंची आवाज में ऐलान करता है। उसकी आवाज पूरे चैम्बर में गूंज उठती है, आज से ये 7 विंग्स एल्महाइम का दुश्मन बन सकता है, इसलिए ध्यान से सोच लो। उसकी धमकी अब छिपी नहीं थी, सीधी, साफ और नजरअंदाज करना नामुमकिन। यह देखकर एक आदमी घबराकर बोल उठता है, नामुमकिन?
क्या वह सच में सेवन विंग्स का एम्बलम है? दूसरा एल्डर तुरंत कहता है, बकवास। सैकड़ों सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह चीज किसी इंसान के शरीर पर दिखाई दे। एक मोटा एल्डर घूरते हुए बड़बड़ाता है, लेकिन वह क्रेस्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। यह सब देखकर जेनिथ एल्महाइम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज भारी और तीखी हो जाती है। क्या तुम्हें समझ है कि तुम हमें अभी क्या दिखा रहे हो? क्या सच में उसका मतलब समझते हो? उसके शब्द हवा में तनाव भर देते हैं। यह सुनकर एस्टर लगभग कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस छिपा होता है। क्या यह साफ नहीं है? जितने ज्यादा विंग्स दिख रहे थे, उतना ही सबके चेहरे पर शौक बढ़ता जा रहा था। तभी दृश्य में एक नीले बालों वाला आदमी दिखता है जो सब कुछ ध्यान से देख रहा था। घबराने की बजाय उसके होंठों से हल्की हंसी निकलती है। नहीं नहीं, माफ कीजिए, आप लोग जारी रखें। उसका मजाकिया अंदाज कमरे के भारी माहौल से बिल्कुल उल्टा था। वहीं पास खड़ा एक और आदमी बेहद परेशान दिख रहा था, जैसे जो कुछ वह देख रहा है उससे उसका दिमाग हिल गया हो। सबकी प्रतिक्रियाएं देखकर जेनिथ फिर बोलता है, इस बार बेहद गंभीर लहजे में समझाते हुए, सबसे पहले विंग एम्बलम एक ऑनर गन है जो मैजिकल पावर पैदा करता है। ये वही शक्ति है जो बहुत समय पहले स्पिरिट्स ने इंसानों के साथ साझा की थी। माता पिता से बच्चे तक यह शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रही और इसी तरह इंसानों ने इसे और मजबूत बनाया। वह थोड़ी देर रुकता है, फिर भारी आवाज में जोड़ता है, लेकिन कभी कोई भी सेवन विंग्स तक नहीं पहुंचा। उसके शब्द पूरे कमरे में हलचल पैदा कर देते हैं। एस्टर का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं स्पिरिट क्लैन से हूं? जेनिथ उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में जवाब देता है, अगर तुम्हारे सेवन विंग्स असली हैं तो शायद हाँ। कमरे का तनाव और घना हो जाता है। उसी समय विस्काउंट हिफ्राइड अपने बेटे को हैरानी से देख रहा था। उसके चेहरे पर इस खुलासे का पूरा वजन साफ नजर आ रहा था। लेकिन एस्टर बिना डरे एक कदम आगे बढ़ता है। मैं विस्काउंट हाउस का बेटा हूं, वह मजबूती से कहता है। इस वक्त मेरी पैदाइश मायने नहीं रखती। उसकी आवाज और ठंडी और तेज हो जाती है। मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या आप सब में इतना साहस है कि मुझे अपना दुश्मन बना सकें? उसके शब्द गूंजते ही हवा जैसे जम जाती है। सेवन विंग्स का खुलासा अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, यह खुली चुनौती बन चुका था। बिना जरा भी रुके वह आगे बोलता है, आवाज शांत लेकिन बेहद सोच समझकर निकली हुई। मान लो आप लोग मुझे एल्महाइम से निकाल देते हैं, तो मार्शल नोबिलिटी में ऐसे बहुत लोग होंगे जो खुशी से सेवन विंग्स को अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वह सबकी आंखों में देखते हुए आगे कहता है, और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग पहले से विद्रोह के डर में जी रहे हैं, उनके लिए यह कहीं बड़ा खतरा बन जाएगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बिल्कुल सटीक चोट कर रहा था। मुझे फेंकने की बजाय आपको मुझे अपने पास रखना चाहिए, एक ऐसा प्रतीक जो ड्यूक रोडेरिक से भी आगे निकल सकता है। सेवन विंग्स नाम का साइन बोर्ड। उस पल उसकी आंखों में डर का नाम तक नहीं था, न कोई शक, न कोई हिचक, सिर्फ साफ इरादा। यह सुनकर हॉल में बैठे हर सदस्य के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगती है। उसके तर्क का वजन उनके ऊपर काले बादल की तरह छा जाता है। वह सिर्फ अपनी जान बचाने की बात नहीं कर रहा था, वह राजनीति का खेल खेल रहा था। ताकत का संतुलन बदलने की संभावना, एक खतरनाक संभावना जिसे वहां बैठा कोई भी इंसान आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसी समय एस्टर अपने मन में शांत होकर सोचता है, जैसा उस बूढ़े आदमी ने पहले कहा था, एल्महाइम कोई एकजुट ताकत नहीं है। सतह के नीचे पहले से दरारें मौजूद हैं। सच तो यह है कि एक दिन विद्रोह जरूर होगा, इतना बड़ा गृहयुद्ध जो पूरे देश को निगल जाएगा। वह भविष्य एस्टर पहले ही एक बार देख चुका है। अपनी और विस्काउंट हाउस की सुरक्षा के लिए वह जानता है कि अब चुप रहना विकल्प नहीं है। कम से कम अभी इसी जगह मुझे तय करना होगा कि दुश्मन कौन है और साथी कौन बन सकता है। जोखिम लेने की कीमत चाहे जो भी हो, उसका इरादा पूरी तरह मजबूत हो चुका था। अब यह सिर्फ सेवन विंग्स या किसी नोबल के गर्व की बात नहीं थी, यह उस तूफान की तैयारी थी जो आने वाला है और जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। यह सब सुनकर जेनिथ एल्महाइम खुली नाराजगी के साथ जवाब देता है। उसकी अथॉरिटी पूरे चैम्बर पर भारी दबाव की तरह उतर आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है? वह तीखे स्वर में पूछता है। यहां तक कि यह साबित भी नहीं हुआ कि वे सेवन विंग्स असली हैं। उसके शब्द एस्टर की बढ़ती पकड़ को तोड़ने के लिए थे। शक, अधिकार और डर से दबाने की कोशिश। लेकिन पीछे हटने के बजाय एस्टर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगर आपको लगता है कि वे असली नहीं हैं, वह शांत लेकिन चुनौती भरे अंदाज में कहता है, तो मुझे अभी मार दीजिए। हॉल एकदम शांत हो जाता है। फिर वह आगे जोड़ता है, फिर यह मेरे और आप सबके बीच सीधा युद्ध होगा। बाहर से वह निडर दिख रहा था, लेकिन भीतर उसका दिमाग बहुत सावधानी से सोच रहा था। मुझे मारना अभी आसान है, लेकिन अगर एल्महाइम सच में इस मामले को गंभीरता से लेता है तो वे क्या चुनेंगे? वह जुआ खेल रहा था, लापरवाही से नहीं बल्कि पूरी योजना के साथ। उसे पता था कि सेवन विंग्स के रहस्य के बीच वे जल्दबाजी नहीं कर सकते। जैसे ही तनाव ड्रम की रस्सी की तरह कसने लगता है, तभी नीले बालों वाला आदमी अचानक खड़ा हो जाता है और हल्के से ताली बजाता है, जैसे पूरी बहस उसे दिलचस्प लग रही हो। वह मुस्कुराते हुए कहता है,
लगता है बातचीत गोल गोल घूम रही है। ग्रैंड एल्डर। फिर वह बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है और सहज अंदाज में प्रस्ताव रखता है, फिलहाल क्यों ना इस पर एक ट्रायल रखा जाए। यह सुनते ही मोटा एल्डर चिढ़कर बोल उठता है, काउंट मेज आप। लेकिन काउंट मेज उसे बीच में ही रोक देता है। उसकी रिलैक्स मुस्कान अब भी वैसी ही थी, क्योंकि आप लोग भी देखना चाहते हैं, है ना? वह हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, 7 विंग्स की असली ताकत। उसकी नजर थोड़ी तेज हो जाती है। उसके बाद फैसला लेना देर नहीं होगी। माहौल फिर बदल जाता है। जो बहस थी वह अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। एक ऐसा टेस्ट जो या तो एस्टर के दावे को साबित करेगा या उसकी तबाही तय कर देगा। नीले बालों वाला नोबल फिर सहज स्वर में कहता है, कैसा रहेगा? यह दुनिया के मशहूर मार्शल क्लैन का मेंशन है। 1 या 2 सही ट्रायल तैयार करना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये नाम सुनते ही एस्टर के दिमाग में बिजली सी कौंधती है। क्या उसने काउंट मेज कहा? कोई शक नहीं, ये आदमी उसका सहयोगी है। समय, सुझाव और बातचीत को जिस दिशा में उसने मोड़ा, वह जिज्ञासा के रूप में छिपी हुई मदद थी। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार जेनिथ एल्महाइम बोलता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज ठंडी लेकिन नियंत्रित थी। एक ऐसे पोते को सबक सिखाना जो ठीक से बोलना नहीं जानता, यह भी एक बूढ़े आदमी का कर्तव्य है। इतना कहकर वह मुड़ता है और सबको अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वे एक भारी संरचना के सामने पहुंचते हैं। जेनिथ कहता है, यह ट्रायल ग्राउंड है। जगह काफी अंधेरी थी। वह दरवाजे के सामने खड़े होकर समझाता है, इस अंधेरे के पार एक अंडरग्राउंड बंकर है जो पानी के रास्तों से जुड़ा हुआ है। इसे पहले आपातकाल में बचाव के लिए बनाया गया था। वह थोड़ा रुकता है, फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, लेकिन अभी वहां एक मैजिक बीस्ट रखा गया है। वह साफ शब्दों में ट्रायल बताता है, परीक्षा बहुत सरल है, उस मैजिक बीस्ट को हराओ, बस इतना ही। शब्द भले सरल थे, लेकिन चुनौती का वजन बहुत भारी महसूस हो रहा था। यह सुनकर विस्काउंट हिफ्राइड गहरी सांस लेता है और अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता। सच में बचपन से ही यह लड़का मुसीबत था। हर समय रोता चिल्लाता रहता था। और फिर भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि 7 विंग्स के अस्तित्व को छिपाकर रखो। उसके फादर की आवाज में निराशा भी थी और चिंता भी। एस्टर चुपचाप सुनता रहता है। वह बहस नहीं करता। कुछ पल बाद वह आगे बढ़ता है और भारी दरवाजे पर अपना हाथ रख देता है। शांत स्वर में कहता है, इतनी साफ दिखने वाली चीज को हमेशा छिपाकर नहीं रखा जा सकता। और वह दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। यह सही मौका था। भारी दरवाजा कर्र की आवाज के साथ खुलता है और अंदर की ठंडी घनी अंधेरी हवा बाहर फैल जाती है। अंदर जो भी उसका इंतजार कर रहा था, वह सिर्फ एक बीस्ट नहीं था, वह एक सबूत था। और एस्टर बिना एक पल रुके उसकी तरफ चल पड़ता है। अपने बेटे का यह फैसला देखकर विस्काउंट हिफ्राइड आखिरी बार उसे आवाज देता है। उसकी आवाज में अधिकार भी था और चिंता भी। गार्ड नीचे मत करना, समझे? एस्टर बिना पल गंवाए जवाब देता है, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह मुड़ता है और एक पल के लिए नीले बालों वाले नोबल की तरफ देखता है। काउंट मेज शांत मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था, जैसे यह पूरा दृश्य उसके लिए बस एक दिलचस्प खेल हो। वह हल्की मुस्कान एस्टर के दिमाग में रह जाती है जब वह नीचे उतरना शुरू करता है। जैसे ही वह अंडरग्राउंड बंकर में कदम रखता है, चारों तरफ अंधेरा उसे घेर लेता है। हवा नम और भारी थी। सन्नाटा इतना घना था कि जैसे खुद अंधेरा भी सांस रोककर खड़ा हो। यह जगह बहुत अंधेरी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह कुछ देख न सके। और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है, जमीन पर पड़ा हुआ एक कटा हुआ सिर। हल्की रोशनी में भी वह दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय ऊपर से एक ठंडी और बेपरवाह आवाज गूंजती है, मैंने उसे अपना नाम साफ करने का मौका भी दिया था, लेकिन वह आखिर तक बस रोता और चिल्लाता ही रहा। देखना भी मुश्किल हो गया था। वे उसी सिर के बारे में बात कर रहे थे जो उसके सामने पड़ा था, ड्यूक रोडेरिक के बेटे का सिर। वह आवाज फिर गूंजती है, इस बार हल्की चेतावनी के साथ, अब मुझे निराश मत करना। मतलब साफ था, यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह फैसला था। अचानक जमीन हल्की कांपने लगती है। अंधेरे के भीतर से एक विशाल मौजूदगी उभरती है। एस्टर के सामने एक बेहद बड़ा और डरावना मैजिक बीस्ट खड़ा था। उसकी दहाड़ पूरे अंडरग्राउंड चैम्बर को हिला देती है। आवाज इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे दीवारें भी दबाव से टूट जाएंगी। एस्टर अपनी तलवार की पकड़ कस लेता है। अंधेरे में ब्लेड हल्की चमक के साथ चमकती है। ऊपर से फिर से किक, आज से फिर वही ठंडी घोषणा सुनाई देती है, तो अब ट्रायल शुरू हो। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो जरूर कमेंट करें। ओके, बाय बाय।